कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक डीमन क्वीन के बारे में, जो कि अपने साथ बहुत सारी डीमंस की सेना को इंसानों को खत्म करने के लिए लेकर आ रही थी। मगर उस एरा में 3 इमोर्टल्स आए जिन्होंने डीमन क्वीन और उसके सेना से लड़ने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा दी। मगर एक एक करके डीमन क्वीन को रोकना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। मगर जब कुनलुन एरिया में समिट का वक्त आया तो उन तीनों ने हाथ मिला लिया और एक साथ ही डीमन क्वीन और उसकी सेना को खत्म करने के लिए बड़े ही पैतरे बनाए, जिसमें आखिरकार इंसानों की ही जीत हुई और 3 इमोर्टल्स ने इस डीमन क्वीन को और उसकी सेना को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। मगर अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं, क्योंकि वो सील हो गई है, ना कि खत्म हो गई है। डीमन क्वीन और उसकी सेना अपने मौके का ही वेट कर रहे हैं। जो ही उन्हें मौका मिला तो अगेन वो झपट्टा मारकर इंसानों को खत्म करना शुरू कर देंगे। और अब इस बात को 1 साल हो चुके हैं। एक बार में हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट लू फैंग को देखते हैं, जो कि एक विलेज को बचाकर उसके चीफ से पैसा ले रहा था। मगर उस विलेज के जो चीफ हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि क्या सच में ये वही राक्षस हैं जो कि उनकी विलेज में सब लोगों को हैरास कर रहा था। लू फैंग बड़ी ही कॉन्फिडेंट से कहता है कि जो तुम इसके सिर पर ये तालिस्मान देख रहे हो, इसकी पावर से ये बहुत छोटा लग रहा है और जो ही ये तालिस्मान हटेगा तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लू फैंग 17 साल का है। ये एक प्रीस्ट है, लेकिन जो ट्रू इमोर्टल्स हैं तो ये उनका डिसेंडेंट है। अच्छा, तो विलेज चीफ को अभी भी शक हो रहा था कि क्या सच में ये वही मॉन्स्टर है। वो तो सोच रहे थे कि सील होने के बाद भी उनकी ये सिनिस्टर लुक जो है, यानी कि इस मॉन्स्टर की, वो कभी हटेगी नहीं। मगर ये तो एक पिट्टू सा पिग लग रहा है। तो लू फैंग उसे समझा ही रहे होते हैं कि वो बीच में बोल पड़ते हैं कि आप लोगों में और हम में कुछ भी फर्क नहीं है, बस आप लोगों के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं। इससे लू फैंग बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो कहने लगा कि चलो मैं सील ही हटा देता हूँ, तो तब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा। विलेज चीफ डर जाते हैं, लेकिन लू फैंग रुकता नहीं और वो बस सील हटा ही रहा होता है और कहता है कि जो ही वो इस सील को हटाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। बस फिर उसके बाद किसी और वॉरियर के आने का वो वेट कर ले, ताकि तब तक उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि इस मॉन्स्टर को सील कर सकता है। तो वो बेस्ट ऑफ लक कहता है और जो ही वो सील को टच करता है तो चीफ अपने वर्ड्स वापस लेकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो उनकी बातों पर कभी भी शक नहीं करेंगे और वो माफी मांगता है। मगर लू फैंग उसको और भी चढ़ाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे खुद को प्रूव करने दो, तब तुम्हें पता चलेगा। मगर चीफ कहता है कि मजाक खत्म और अब चलो सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं, यानी कि पैसों की। तो लू फैंग इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने का एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसके बलबूते पर वो बिल थोड़ा सा बढ़ाएगा। विलेज चीफ ने क्या ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब वो लू फैंग का बिल देखता है तो उसकी आंखें ही बाहर आने लगती है। जो रकम लू फैंग बताता है तो वो इस छोटे विलेज के लिए बहुत ज्यादा है। मगर लू फैंग कहता है कि ताओ प्रीस्ट जो है, यानी कि मेरे जैसे, तो वो और भी ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जेनरस है कि वो कम पैसे मांग रहा है। मगर विलेज चीफ के पास उतना नहीं होता। तो लू फैंग कहता है कि चलो तुम लोगों के पास जितना है उतना ही दे दो। तो वो देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन लू फैंग उसके कपड़े ही चुरा कर ले जाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और डीमन हुआ तो मुझे जरूर बताना। तो जो ही लू फैंग वहाँ से बाहर गया तो चीफ कहता है कि डीमन तो वो नहीं बल्कि तुम हो। साला कपड़े कौन चुरा कर लेकर जाता है। अब सीन कट होकर जंगल पर जाता है, जहाँ पर लू फैंग गुनगुनाते हुए आ रहा था। और अब हमें लू फैंग के रियल विचारों के बारे में भी पता चलता है। वो कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रहा था, लेकिन इन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है, तो इनको बेवकूफ बनाना लू फैंग के लिए बहुत ज्यादा आसान था। और हमें लू फैंग से ये भी पता चलता है कि जो मॉन्स्टर के बारे में वो विलेज बता रहे थे तो वो तो दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मॉन्स्टर इतनी आसानी से अपीयर नहीं होते। उसे तो बस मुफ्त का पैसा मिला है। और सच में अगर एक मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है तो वो जरूर उसे देखना चाहेगा। जो ही उसने ये कहा तो पेड़ पर एक मंकी मॉन्स्टर होता है। लू फैंग उस मंकी मॉन्स्टर के नजरों में आते ही वो उस पर हमला कर देता है। वो मंकी मॉन्स्टर भूखा भी था और वो कहता है कि इंसानों को उसने काफी वक्त से नहीं खाया। मगर लू फैंग डरता नहीं और वो उसकी ओर कुछ रेड कलर का पाउडर फेंकता है, जिसको वो मंकी मॉन्स्टर कहता है कि ये सिनेबार हो सकता है। अब सिनेबार क्या है, तो ये एक रिफाइंड पिल से बनाई गई हुई एक पाउडर होती है जो कि उस जैसे मॉन्स्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस सिनेबार पाउडर को लू फैंग के पास देखकर मंकी मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि शायद से ये एक सोर्सरर है, तो अब इस इंसान को खाना इतना आसान नहीं हो सकता। मगर जैसे ही वो रेड कलर का पाउडर उस मंकी मॉन्स्टर की आंखों में चला जाता है तो वो कोई रिफाइंड पिल की पाउडर नहीं थी, बल्कि मिर्ची थी, जिससे वो जोर जोर से चीखने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मगर उसे मालूम होता है कि वहाँ पर लू फैंग तो है ही नहीं, वो तो कब का गायब हो चुका है। अब जब सीन लू फैंग पर आता है तो वो तो घोड़े की तरह तेज दौड़ रहा था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जंगल में भी इतना हाई लेवल मॉन्स्टर उसे देखने को मिल सकता है। और खुद को तसल्ली देता हुआ लू फैंग कहता है कि वो मंकी मॉन्स्टर काफी ज्यादा लकी है, बस अगर वो थका नहीं होता तो वो कब का उसे मार डालता। जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे डर लग रहा है, इस वजह से ये भाग रहा है। और अब
कहानी का नरेटर हमें बताता है कि ट्रू इमोर्टल्स के जो डिसेंडेंट हैं इस एरा में वो बहुत ही ज्यादा लफंगे बन चुके हैं। इन 100 सालों में ट्रू इमोर्टल्स के जो भी डिसेंडेंट हैं उनको घंटा भी अपने रोल की समझ नहीं, और यही हमारा लू फेंग ये भी उन्हीं में से एक बहुत बड़ा लफंगा है। और अब लू फेंग हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ दास्तान सुनाता है कि वो है तो ट्रू इमोर्टल्स का एक ग्रैंडसन, लेकिन किसी कारण की वजह से उसकी इमोर्टल जो कि स्पिरिचुअल पावर है वो यूज नहीं कर सकता, मगर फिर भी अपने टाइटल का इस्तेमाल करके वो यहाँ वहाँ कुछ छोटा मोटा काम करके सरवाइव करने की कोशिश करता है। और इस एरा में तो जहाँ इतने पावरफुल सोर्सरर्स हैं उनमें उससे कोई मदद लेगा तो उसका भी हल लू फेंग ने ढूंढ लिया है, जो कि है सब्जियां बेचना या फिर हर एक टाइप का इंग्रेडिएंट बेचना। ये कहते हुए लू फेंग के पेट में चूहे भी दौड़ रहे होते हैं। वो एक कहावत भी सुनाता है, जब तक एक इंसान का फायदा तुमसे हो रहा होता है तो वो भागते हुए और दौड़ते हुए तुम लोगों के पास आएंगे, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कहते हुए हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो कि उसके ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है। हमारा लू फेंग उससे भी पैसे मांगने लगता है, मगर वो पैसों के बजाय अपना फूड ऑफर करती है, जो कि देखकर लू फेंग की लास्ट लाइन हमें बताई जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने एंसेस्टर की जो ग्लोरी थी वो भी तकरीबन 100 साल पहले, तो उसको वो जरूर वापस लेकर आएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होंग शैन सिटी में यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो भी कस्टमर ढूंढने के लिए। चलते चलते उसे दीवार पर एक हेल्प नोटिस दिखता है जिनमें वॉरियर्स की हेल्प चाहिए होती है। ये देखकर और साथ में प्राइस पूल भी देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि चलो इस अमाउंट से वो कुछ दिनों के लिए भीख नहीं मांगेगा। और उसी पोस्टर से गुजरते हुए दो और लोगों को हम देखते हैं, जिनमें से एक पूछता है कि क्या सच में वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर तो बहुत इनाम भी मिलेगा। तो दूसरा उसका भाई कहता है कि नहीं, उस इनाम का ही क्या करना जिसमें आपको जलील होना पड़ता है। और कुछ और रूमर्स का सुनकर लू फेंग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और अब वो खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि क्या सच में उसे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। मगर लोगों को इम्प्रेस करना कोई लू फेंग से सीखे, वो इस तरह बहुत सारे लोगों को अपने ढोंग में फंसा चुका है, तो दोबारा ट्राई करने में क्या ही जाएगा। लू फेंग कहता है कि वो भी तो एक इंसान है, वो भी बाकियों की तरह, उसमें इमोर्टल्स और स्पिरिचुअल पावर्स तो नहीं लेकिन ढोंग की पावर, तो उससे बड़ा ढोंगी और कोई भी नहीं हो सकता। अगला सीन प्रिंस मैंशन का होता है। वहाँ पर 3 लोग पहले से ही आए होते हैं और प्रिंस मैंशन का जो ओनर है तो वो इन 3 लोगों की ओर देखकर सेटिस्फाई नहीं होता। वो अब भी कहता है कि क्या ये लोग काफी होंगे या नहीं। तो जो उसका असिस्टेंट है तो वो कहता है कि मास्टर ये लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो तीनों अपना नाम बताते हुए पहला तो एल्केमी मास्टर बताता है, इसका नाम लीमैन है, और इस चॉकलेटी आदमी का नाम टाइगर शाका होता है, और इस आखिरी मास्टर का नाम ही नहीं होता। तो प्रिंस इन लोगों की ओर देखकर अपने मन ही मन समझ जाता है कि ये लोग ढोंगी ही हैं, बस पैसा वसूल करने के लिए ही आए हैं। मगर इनको अगर अपनी मौत का इतना ही शौक है तो वो इनको ट्राई करने जरूर देगा। और प्रिंस फेक स्माइल देता हुआ कहता है, वाह कितने ही बड़े नाम हैं, हम आपको जरूर ट्राई करने देंगे, लेकिन एक बात समझ लेना, गलती करोगे तो उसका भरपाया भी करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बीच में कुछ फ्लावर पेटल्स को भी पाते हैं, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि अपनी एंट्री के लिए लू फेंग ने बिछाए होते हैं। लू फेंग कविताएं सुनाता हुआ कहता है, डीमंस और भूखों कुत्तों में कुछ भी फर्क नहीं होता, दोनों ही गोश्त खाकर ही शांत होते हैं। जो कि एक कविता थी ही नहीं, लेकिन प्रिंस इसके ढोंग में फंस जाता है और कहता है, हालांकि उसको इस पोइट्री की समझ में नहीं आती, लेकिन वो लू फेंग का नाम पूछता है कि आखिर वो है कौन, इतनी बड़ी हस्ती उसकी मदद करने के लिए आई है तो जरूर ये ऊपर वाले का ही काम होगा। तो खुद की इंट्रोडक्शन देता हुआ कि उसका नाम लू फेंग है और वो 3 डिसेंडेंट्स का ग्रैंडसन है, तो वो एक धांसू सी एंट्री देता हुआ आता है और अपना ग्रेटिट्यूड पेश करके वो कहता है, डीमंस और मॉन्स्टर को मारना ये काफी सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहकर वो पीछे जो रोप उसने अपने साथ बांधी हुई होती है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ रहा था, तो वो काट देता है। और साथ में उसने काफी चीजें भी रेडी की हुई होती हैं, वो भी इस एंट्री के लिए। तो हाँ, किस्मत अच्छी थी कि ये लोग उसके ढोंग में फंस गए। वो 3 लोग जो कि उससे पहले आए थे तो वो भी इस धांसू से एंट्री को देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा एक रियल डील है। और वो प्रिंस तो शर्मा ही रहा होता है जैसे कि उसको कोई प्रपोज कर रहा हो। प्रोफेशनलिज्म की बात ही अलग है। लू फेंग अगर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लोगों को बेवकूफ बनाना भी तो एक पावर ही है। प्रिंस उन तीनों लोगों को साइड करके कहता है कि अब तुम लोगों की जान भी बच जाएगी, क्योंकि अब डिसेंडेंट्स जो आ चुके हैं। ये देखकर लू फेंग अपने मन ही मन कहता है, लगता है ये लोग वाकई में मेरा ही इंतजार कर रहे थे।
लगता है इसे पता नहीं कि मैं तो यहाँ पर पैसे वसूल करके निकल ही जाऊंगा। मगर पूरी तरह से लू फेंग यहाँ पर अच्छे स्टेट में नहीं है, क्योंकि उसकी धमाकेदार एंट्री ने उन लोगों को इतना ज्यादा कन्विंस कर लिया कि वो कहते हैं कि उनके साथ लड़ना वो मास्टर को सिर्फ होल्ड बैक करने के लिए ही होंगे, मतलब कि इंटरप्शन होगी। जो कि देखकर लू फेंग को समझ में नहीं आता कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। और जिस टेम्पल के सामने वो खड़े होते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा इविल स्पिरिट की ऑरा वो फील कर पा रहा था। लू फेंग घबराते हुए कहता है कि इससे तो कुछ ज्यादा ही कड़क ऑरा आ रही है। तो प्रिंस उसको थमाते हुए कहता है कि हाँ, इसलिए तो आपका वेट कर रहे थे। और बेचारा लू फेंग जो कि एक ढोंगी है तो उसको पसीने में ही हम नहाते हुए पाते हैं। लू फेंग एक बहुत ही मुश्किल में फंस गया था और पीछे से वो तीनों मास्टर जो थे उनका भी एक न्यू टास्क बन जाता है कि वो मास्टर को इन डीमंस को मारते वक्त सिर्फ देखना चाहते हैं। तो लू फेंग उन लोगों को रोक कर कहता है कि नहीं, मेरी पावर से तुम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, तो बस तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग यहीं पर ही खड़े रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक मासूम की जान चली जाए। ये कहता हुआ वो टेम्पल की ओर बढ़ जाता है, मगर वो भी रोते हुए। अंदर टेम्पल में इंटर करते ही हम एक बहुत बड़ी मूर्ति को देखते हैं जो कि उससे बात करती हुई कहती है कि एक इंसान उसके टेम्पल में कैसे आ गया। तो लू फेंग उस मूर्ति को बात करता हुआ देखकर उसके तो फटके हाथ में आ जाती है और बाद में पता चलता है कि वो आवाज उस मूर्ति से नहीं बल्कि कुछ और स्पिरिट से आ रही थी, जो कि इस जगह को अपनी टेरिटरी समझकर लू फेंग के सामने आकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करते हैं। मगर उन लोगों को देखकर और उनके साइज को देखकर लू फेंग खड़े खड़े कहता है, तो क्या ये वही इविल स्पिरिट्स हैं? मैं घंटा ही डर रहा था। और अब लू फेंग की बॉडी में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो हल्ला बोल देता है और उनकी खटिया कड़ी करना शुरू कर देता है। उसकी स्पेशल टेक्निक मिर्ची पाउडर का भी वो इस्तेमाल करके और साथ में कुछ मुक्के और लाते देकर वो उन लोगों का सफाया कर रहा होता है। मगर बाहर के लोगों को आवाजें तो आ रही होती हैं लेकिन धमाके तो आ ही नहीं रहे। जिस तरह के मास्टर ने कहा था तो वो उसकी पावर का तो एक ग्लिम्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको शक होने लगता है। मगर अगर अंदर देखा जाए तो लू फेंग उन स्पिरिट्स को अपने लास्ट पावर से पूरी तरह से सफा चट कर देता है। इतने पित्तू से अटैक से भी उसके पैर कपकपाने लगते हैं और वो कहता है कि अपने पैरों को तो वो फील ही नहीं कर पा रहा। थोड़ी सी पावर से भी उसके नाक से खून निकल रहा होता है। और अब टेम्पल के बाहर एक धमाका होता है। ये धमाका दरअसल लू फेंग के एक कैमोफ्लेज का सीन होता है। वो अंदर से पटाखे फोड़ रहा था, वो भी छत पर, जिससे उनको जो शक हो रहा था तो अब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि वो बिला वजह ही मास्टर पर शक कर रहे थे। वो यहाँ वहाँ चीजों को तोड़ने लगता है कि तभी वो खुद फ्लोर के नीचे ही गिर जाता है। और नीचे गिरते ही एक अलग सी ही जगह होती है और जो वो कड़क डार्क ऑरा वो फील कर रहा था तो वो इस छोटे से इक्विपमेंट से आ रहा था। उस चीज के पास करीब जाकर वो इंस्पेक्ट करने लगता है कि ये क्या चीज है और आखिर इसके अंदर से इतनी कड़क ऑरा क्यों आ रही है। तो जब लू फेंग ने उसमें झांक कर देखा तो आवाज आई कि उसे आराम से सोने दो। डर के मारे लू फेंग के हाथ से वो चीज गिरकर टूट जाती है और अब असली फाइट शुरू होगी, क्योंकि उसके अंदर डीमन क्वीन का एक वॉरियर इमोर्टल ने बसाया हुआ था, मतलब कि सील कर रखा था। सील टूट चुका है और वो उस पूरे शहर को अपनी डार्क ऑरा से कवर कर लेता है। इतने सालों के बाद इस शहर को देखकर वो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदला और आते ही वो इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। इस इविल स्पिरिट का जो लेवल है तो वो डिजास्टर लेवल का है। इसका नाम भी है जो कि है हुलोंग और इसका निकनेम है लॉर्ड ऑफ टाइम, लेकिन हम इसको टाइम लॉर्ड ही बुलाएंगे, जो कि इंसानों को खाने के लिए उनके सिर पर बिल्कुल काले बादलों की तरह मंडरा रहा था। और अब क्या होगा, लू फेंग क्या करेगा? तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मजेदार है। टाइम लॉर्ड के आते ही सभी इंसान यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, वो भी डर के मारे, जो कि देखकर टाइम लॉर्ड कहने लगा कि उसने तो अब तक कुछ किया ही नहीं है। तो वो मुंह से एक शॉकवेव फेंकता है जिससे दीवारें क्रैक हो जाती हैं और कुछ इंसान मर भी जाते हैं। और अब वो थोड़ा सा सुकून में होता है कि चलो मैंने कुछ करा तभी ये लोग डर रहे हैं, वरना ये लोग तो खुद ही डर रहे थे। जब सीन लू फेंग पर आया तो वेदर को चेंज होता हुआ देखकर वो समझ गए कि ये एक डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर है। वो वहाँ पतली गली से निकलना चाहता था ताकि इसको कोई नोटिस नहीं कर पाए और न ही ये रिक्वेस्ट करे कि इस हुलोंग से अब लड़ने का वक्त आ चुका है। तो वो जो तीन मास्टर थे, अब मास्टर है भी या नहीं या फिर इसी की तरह ही ढोंग कर रहे थे, तो वो लू फेंग को देखकर कहते हैं कि मास्टर हम आपका ही वेट कर रहे थे, आप कहाँ चले गए? हमें फिक्र हो रही थी कि अब हमारी जान कौन बचाएगा। तो जैसे वो नहीं चाहता था तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ना चाहते हुए भी लू फेंग पूछता है कि वो कैसे हैं और अब उनकी हालत कैसी है, उनको चोट तो ज्यादा नहीं लगी ना? तो उनमें से वो एक मास्टर जिसका नाम ही नहीं है, तो वो कहता है कि वो तीनों बिल्कुल
ठीक ठाक हैं, बस वो ये जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हुआ और ये इविल स्पिरिट अंदर से कैसे आया। तो मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो उसे बड़ा चढ़ा कर कहता है कि वो सोर्स ढूंढ रहा था कि ये मॉन्स्टर इसी जगह पर ही क्यों आते हैं, जो कि वो सोर्स तो ढूंढ लिया था, लेकिन जब इस मॉन्स्टर को सील करने का वक्त आया तो उसकी वो चीज ही टूट गई जिसमें इसको सील करना था, और अब उसकी गलती की वजह से ये मॉन्स्टर बाहर आ चुका है। तो वो अपनी तरफ से माफी भी मांगता है, मगर इन लोगों को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कहते हैं कि लू फेंग उनके अभी भी साथ हैं। लू फेंग अगर थोड़ा बहुत थक चुका हो, लेकिन इन तीनों की मदद के साथ वो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। तो वो फाइट करने के लिए लू फेंग को इंसिस्ट करते हैं कि वो उनके साथ फाइट करने के लिए आ जाएं। इन तीनों को इतना पुरजोश देखकर कि ये मरने के लिए भी तैयार हैं, तो लू फेंग कहता है कि इन लोगों की जान वैसे ही चली जाएगी, इन लोगों को पता नहीं कि मैं एक ढोंगी हूँ, तो पहले इनको शांत करते हैं ताकि इनकी जानें बच जाएं। लू फेंग कहता है कि वो इनकी बातों को समझ सकता है, लेकिन ये सही वक्त नहीं। तो वो पूछने लगे कि अगर ये वक्त नहीं तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो विदाउट इमोशन एक फेस बनाता हुआ लू फेंग कहता है कि भागो यहाँ से, जो कि सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक सोर्सरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी एक इविल स्पिरिट आता है तो इन लोगों को नो मैटर कुछ भी हो लेकिन फाइट करना ही होगा। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या इन इविल स्पिरिट को वो हरा सकते हैं या नहीं, बल्कि हमला करना चाहिए। इस वजह से तो उन लोगों को सोर्सरर्स यानी कि हीरोज बुलाया जाता है। तो लू फेंग उन लोगों को दोबारा से एक स्पीच सुनाता हुआ कहता है कि हीरो का मतलब ये नहीं कि एक बेवकूफ की तरह इविल स्पिरिट पर हमला करो जो कि साइज में भी तुमसे बड़ा हो और तुम्हें पता चल चुका हो कि इसको हराना मुश्किल है, बल्कि एक हीरो का मतलब ये होता है कि अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकता तो थोड़ी देर के लिए वो अपने आसपास लोगों के बारे में सोचे कि उनका क्या होगा। क्योंकि लू फेंग के हिसाब से ये बैटलफील्ड जो है ये एक शहर है, शहर के अंदर अभी भी मासूम लोग हैं, तो टॉप प्रायोरिटी यही है कि इन मासूम लोगों की जान बचाई जाए जब तक लू फेंग इस इविल स्पिरिट को सबड्यू नहीं कर लेता। लू फेंग ये भी कहता है कि सबड्यू करना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसको काफी सालों से एक बीमारी है। लू फेंग झूठ तो कहता है, लेकिन ये जो लोगों को बचाना है तो इसमें वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा होता। और आखिर में कूल से अंदाज से जब वो उस चॉकलेटी आदमी यानी कि टाइगर शाका के साइड से गुजरता है तो वो कहता है, अगर तुम इस मॉन्स्टर को रोक नहीं सकते तो फोर्स मत करो और भागो, बस लोगों की जानें बच जाएं। यही अब इस मोमेंट में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जबकि अगले सीन में हमने देखा कि टाइम लॉर्ड अपने खाने का इंतजार कर रहा था और खाने से उसका मतलब इंसान ही थे। कुछ लोग उसके करीब आते हैं जिसे देखकर टाइम लॉर्ड कहता है कि चलो खाना तो आ गया, मगर जब सीन उस बचे कुछ लोगों की ओर लेकर जाया जाता है तो वो डिफेंस लाइन को इस तरह एक ही इंस्टेंट में टूटता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और जिस तरह के ये डिफेंस लाइन इंस्टेंट में टूट गई तो उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी इसी तरह ही टूट जाती है, क्योंकि जो वो डिफेंस लाइन की बात कर रहे हैं तो वो कुछ आम डिफेंस लाइन नहीं थी, सारे के सारे एलीट सोल्जर वहां पर ही थे। तो अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो ये लोग क्या कर सकते हैं। मगर उनमें से एक स्पीच देता हुआ कहता है कि फॉर्मेशन बनाओ और मॉन्स्टर के हेड को टारगेट करो, अगर हम इसे मार नहीं सकते तो किसी मदद का वेट तो कर सकते हैं। जो ही उन्होंने अटैक करना चाहा तो टाइम लॉर्ड ये देखकर उन लोगों की ओर ही बढ़ जाता है, वो भी उनको खाने के लिए। और वो कहता है कि काफी टाइम के बाद इंसानों को चखना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। वो धमाके के साथ लैंड करता है जिसकी वजह से आसपास धूल मिट्टी उड़ जाती है। धूल मिट्टी में सोल्जर्स को अपने कैप्टन की चिंता हो रही थी, मगर जब उन्होंने अगले ही पल देखा तो कैप्टन को टाइम लॉर्ड पकड़ चुका था। सोल्जर ये देखकर कि कितनी आसानी से टाइम लॉर्ड ने उसके कैप्टन को पकड़ लिया और टाइम लॉर्ड उन लोगों को अगला सीन दिखाकर उनकी विल को पूरी तरह से क्रश जो करना चाहता था, तो वो कैप्टन को उन लोगों के सामने ही चबाकर निकल जाता है, वो भी हंसते हुए, जिसकी वजह से बचे कुचे सोल्जर जो थे तो उनकी भी विल पूरी तरह से शैटर हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जैसा कि टाइम लॉर्ड चाहता था तो ये लोग एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये रियलाइज तो कर लिया है कि अब भागने का कोई भी पॉइंट नहीं और अब बस एक भेड़ की तरह अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे कि तभी साइड से उस टाइम लॉर्ड पर हमला होता है, वो भी एक फायरबॉल से। हिट होकर टाइम लॉर्ड बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि टाइगर शाका और ली मैन ने ही किया था। वो दोनों वहाँ पर आकर बचे कुछ सोल्जर से कहते हैं कि भागने का वक्त है तो यहाँ से भाग जाओ, जो कि देखकर टाइम लॉर्ड कहता है कि हर एक एरा में इस तरह हीरो तो होता है लेकिन आखिर में वो मारा जाता है। मगर टाइगर शाका उसकी ब्रूटैलिटी को देखकर कहता है कि जैसे कि तुमने इस इंसानों को मारा है तो उससे बदतर मौत अब मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ये कहता हुआ वो जो बचे कुछ सोल्जर थे तो उन दोनों के बाद वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन अब टाइगर शाका अपनी स्पेशल एबिलिटी और जो ली मैन एल्केमी मास्टर हैं तो वो भी अपनी स्पेशल एबिलिटी से एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन अटैक बनाता है, जो कि सीधा उस मॉन्स्टर पर हेड ऑन जा रहा होता है। मगर टाइम लॉर्ड ये देखकर कि जूनियर्स हमला करने वाले हैं तो वो भी मनोरंजन के लिए उनके साथ सही ढंग से लड़ेगा। तो उन दोनों के स्पेशल अटैक्स को वो ऐसे रोकता है जैसे कि संडे के दिन मैगी पकाना हो। और अब टाइम लॉर्ड उनको अपनी रियल ट्रिक्स दिखाता है, मगर उससे पहले टाइम लॉर्ड उससे कहता है कि आज की जनरेशन और पिछली जनरेशन
जनरेशन में आसमान और जमीन का फर्क है। मैं ये दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो तुम न्यू जनरेशन को अपनी ताकत का एक छोटा सा जलवा दिखाता हूँ। वो छुटकी मारकर जो उन दोनों के आसपास का बैरियर होता है उसमें टाइम को वो स्लो डाउन कर देता है, जिससे उनकी बॉडी स्लगिश हो जाती है। टाइगर शाका और लीमैन को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है। उनके जानने के बाद वो उल्टे पैर भागने लगते हैं, क्योंकि इसी वजह से तो उनका अटैक पहुंचा ही नहीं और उस तक टच करने से पहले ही वो फट गया। मगर टाइम लॉर्ड उनको पकड़ता हुआ कहता है कि तुम लोग भाग नहीं सकते, मेरी पावर है टाइम को कंट्रोल करना, और जैसे ही तुम मेरे बैरियर में आते हो तो तुम्हारा बच निकलना मुश्किल हो जाता है, और वो बैरियर मेरे आते ही डेवलप हो चुका था, तो तुम भूल ही जाओ कि तुम मेरे चंगुल से भाग सकते हो। सबसे पहले वो टाइगर शाका को पकड़ता है और पकड़ते ही लीमैन के सामने उसको कुचल देता है। खून की चींटे लीमैन के चेहरे पर सीधा गिरती हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और उसकी उदासी को देखकर टाइम लॉर्ड बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने क्या समझा था कि तुम दोनों मिलकर एक टाइम लॉर्ड को हराओगे जिसको आज की जनरेशन टच ही नहीं कर सकती, तो तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं। जिसके बाद अगला सीन लू फेंग पर आता है, जो कि इस सिचुएशन को देखकर, जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर हुआ है, तो उस नजारे को देखकर वो खुद को कोसने लगता है कि आखिर उसने उस पॉट को टच ही क्यों करा। जिसके बाद नेमलेस मास्टर आता है और कहता है कि वेस्ट गेट पर वो चेकआउट करने जा रहा है, तो वो ईस्ट कोर्ट पर जाकर देखे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं। लू फेंग टाइम को वेस्ट करे बिना उसकी ओर भागने लगता है। भागते भागते वो छोटी बच्ची का हाथ देखता है, जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। अगर तुम लोगों ने इस छोटी बच्ची को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये वही है जिसने लू फेंग को अपना फूड ऑफर किया था, वो भी उस तालिस्मान के बदले। लू फेंग उस बच्ची के पेरेंट्स के बारे में जब पूछता है तो वो कहती है कि जब वो बाहर भाग रही थी तो उसका घर सेकंड्स में ही कोलैप्स हो गया। जब लू फेंग अंदर चेक करने के लिए जाता है तो उसके माता पिता की बॉडीज जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि अब वो उस बच्ची को क्या जवाब देगा। तो उस छोटी बच्ची के पास दोबारा वापस आकर जब वो पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, तो उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे, तो उससे झूठ बोलकर वो कहता है कि वो अंदर नहीं थे, उन्होंने शायद से उसको सर्च करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए वो घर पर नहीं थे। जिससे वो बच्ची खुश हो जाती है। वो छोटी बच्ची लू फेंग से थैंक यू कहती है कि वो उसे वहाँ पर आकर बचाने के लिए आया। अगर वो इस तरह नहीं करता तो वो अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं देख पाती। मगर लू फेंग कहता है कि जो तालिस्मान उसने उसे दिया था शायद उसने काम ही नहीं करा। तो वो लड़की छोटी तो है लेकिन उसकी बातों को देखना, वो कहने लगी कि यह झूठ है, उसने काम करा, क्योंकि अगर वो काम ना करता तो बिग ब्रदर यहाँ पर कैसे आते। इससे लू फेंग रोने लगता है और कहता है कि चलो पहली बार किसी के मुंह से तो सुना कि वो उसका बेनिफैक्टर बन चुका है। जिसके बाद लोग एक एक करके वहाँ से निकल रहे थे और इन लोगों को इवैक्यूएट करता हुआ लू फेंग थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई था, लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी कि वो बहुत सारे लोगों को खो दिया, वो भी सिर्फ उसकी गलती की वजह से। जिसके बाद जब सीन दोबारा से लीमैन पर आता है तो उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और वो खांसते हुए कहता है कि ट्रू इमोर्टल्स का डिसेंडेंट भी यहाँ पर है, लोगों को इवैक्यूएट करने के बाद वो यहाँ पर आकर तुमको डिफीट कर देगा। ये वो टाइम लॉर्ड को धमकी दे रहा था। टाइम लॉर्ड ट्रू इमोर्टल्स का नाम सुनकर बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सालों पहले ट्रू इमोर्टल्स के एक इमोर्टल ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया था और उसी का ही डिसेंडेंट यहाँ पर मौजूद है, तो वो अपना बदला जरूर लेगा। ये कहकर वो अपने बैरियर को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। हालांकि उसने अपना डोमेन एक्सपेंड भी कर लिया था, लेकिन वो किसी तरह के भी स्पिरिचुअल पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। टाइम लॉर्ड समझने लगा कि शायद से उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को हाइड कर लिया है, वो भी उससे बचने के लिए। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ट्रू इमोर्टल्स के डिसेंडेंट, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, तुम इन कीड़ों मकोड़ों को बचाना चाहते हो तो सामने आओ, वरना मैं इन लोगों को एक एक करके मार डालूंगा। तो इस बड़े से डिजास्टर को अपने आंखों के सामने देखकर उसे अपनी ग्रैंडफादर की बातें याद आ जाती हैं, जो कि वन ऑफ द 3 ट्रू इमोर्टल्स में से थे। उनकी कहानियां जो कि वो अपने पोते को सुना रहे थे। तो तब तो लू फेंग को समझ में नहीं आई, लेकिन आज वो समझ पा रहा है कि इमोर्टल की जिंदगी बिल्कुल एक गैम्बलिंग की तरह है। आज जिंदा हो तो कल मारे जाओगे। तब हमें छोटा लू फेंग दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके जवानी के दिनों के बारे में बात कर रहा था, जिसमें वो इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है कि वो भी इनके इमोर्टल्स मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर मना करते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन बहुत वीक है। अगर वो आर्ट को थोड़ा भी परफॉर्म करेंगे तो वह मारे जाएंगे। मगर वो रुकता नहीं, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो उसके लिए कैंडी बाय करेंगे, जिसकी वजह से लू फेंग थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है, लेकिन बाद में वो खुद छुपके से प्रैक्टिस करने लगता है। लू फेंग का गोल सिंपल था, लोगों को ये रिमाइंड करवाना कि ट्रू डिसेंडेंट्स अभी तक जिंदा
जिंदा हैं और उनके लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी तक उनकी रक्षा कर सकते हैं। टाइम लॉर्ड की वार्निंग सुनने के बाद वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, लेकिन टाइम लॉर्ड को लगा कि वो नहीं आने वाला, तो वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। मगर तभी लू फेंग उसे कहता है कि मॉन्स्टर वहीं पर ही रुक जाओ और तोड़ फोड़ करना बंद कर दो। तो टाइम लॉर्ड लू फेंग की ओर देखकर कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मगर जब हमें उस डिसेंडेंट को दिखाया जाता है तो वो लू फेंग नहीं था, बल्कि नेमलेस मास्टर था, जिसको वो टाइम लॉर्ड गलती से डिसेंडेंट समझ लेता है और कहता है कि तुम लोगों की पावर भी हम लोगों की तरफ वीक हो चुकी है। तो नेमलेस मास्टर कहता है, माफ करना, तुमको गलतफहमी हो चुकी है। मेरा इतना हाई स्टेटस होता तो मैं यहाँ पर तुमको कब का खत्म कर चुका होता। मैं तो बस यहाँ पर तुमसे उस लोगों का बदला लेने के लिए आया हूँ जिनको तुमने बड़ी ही ब्रूटल तरीके से मार डाला। ये कहता हुआ नेमलेस मास्टर की हम पावर को भी देखते हैं, जो कि वो विच क्राफ्टिंग करता है। उससे कुछ बनाए हुए पपेट्स वो उस टाइम लॉर्ड की ओर भेज देता है, जो कि धीरे धीरे करके उसकी ही फॉर्म में आ रहे होते हैं और वो इसको गू ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देता है। टाइम लॉर्ड नेमलेस मास्टर की ओर देखकर कहता है कि अगर तुम वो बंदे नहीं हो तो तुमने मेरा बहुत वक्त बिगाड़ा है। वक्त की बर्बादी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद वक्त को कंट्रोल करता हूँ, तो अहमियत मुझे पता है और अब तुम्हारे ही वक्त में मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। अब इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहता हुआ टाइम पावर का इस्तेमाल करके वो उसको यानी कि नेमलेस मास्टर को एक बैरियर में कैद कर लेता है और फिर पंच दे देता है। और वो पंच इतना ज्यादा दमदार था कि उसको बाहर खड़ा लू फेंग भी फील कर लेता है और अपने हाथ में कुछ पैसों की ओर देखकर वो कहता है, नेमलेस मास्टर, मैं तुमको किस अल्फाजों से बयां करूं, तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कहकर सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हमने देखा कि जब लू फेंग अटैक करने के लिए सिटी में बढ़ता है तो उससे पहले उसकी मुलाकात नेमलेस मास्टर से होती है, जो कि उसे रोक कर कहता है कि वो उसकी जगह जाएगा, जिस पर सीधा लू फेंग मना करता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसको चाहता है, न कि नेमलेस मास्टर को। तो नेमलेस मास्टर अपनी पावर के बारे में लू फेंग को बताते हैं, जो कि अच्छी तो है, लेकिन लू फेंग के हिसाब से अगर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो वो मारा जाएगा, जिससे नेमलेस मास्टर को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसी ने ही तो कहा कि यहाँ जीतना नहीं बल्कि सरवाइव करना है। हाँ, वो बेवकूफ है, लेकिन उसकी मेमोरी अच्छी है। लू फेंग ने जो भी कहा था वो भी उनके साथ मिलते वक्त तो वो उसको एक एक करके याद है। मगर अंदर जाने से पहले वो पोटली जिसमें चंद पैसे थे तो वो लू फेंग के हवाले करके कहता है कि ये मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और उनको कहना कि मैं यहाँ पर एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो, इसलिए मेरे आने में वक्त लगेगा। होपफुली लू फेंग मास्टर आप ये कर पाएंगे। नेमलेस मास्टर ये भी कहता है कि उसे भी अंदर जाने में डर लग रहा है और मौत से भी डर लगता है, लेकिन उसके फादर ने उसे कहा था कि अगर कोई एक चीज तुम्हारी रातों की नींद को उड़ा सकता है जो कि तुम कर नहीं सकते तो उसे उसी वक्त ही कर दो। जब तुम्हें लगे ये सही वक्त नहीं है तो तभी कूद जाना और देखना कि ऊपर वाले की तरफ से मिरेकल क्या होता है। लू फेंग कहता है कि सिर्फ एक सेंटेंस के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो। तो नेमलेस मास्टर कहता है कि हाँ, मैंने अपने फादर को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज आप हीरो मेरे साथ हो और मेरी फादर की कही हुई बातें तो मैं जरूर ट्राई दूंगा। अब मैं चलता हूँ। मगर जहाँ तक लू फेंग की बात हो रही है तो हीरो का वर्ड सुनकर वो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि हीरो तुम हो। जबकि अगला सीन दोबारा नेमलेस मास्टर पर गया और उस टाइम लॉर्ड पर, तो हम टाइम लॉर्ड को बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं, क्योंकि वो जितनी बार इन क्लोन्स को मार डालता है तो वो दोबारा से रिजेनरेट होता है। इसके पीछे का रीजन अब तक उसे पता नहीं चला, जो कि देखकर नेमलेस मास्टर कहता है कि अच्छी बात है, तुम बड़े तो हो लेकिन तुम बेवकूफ भी हो। मैं तुम्हें अपनी इस ताकत का राज कभी भी नहीं बताऊंगा, मगर इस ताकत के पीछे का राज ये छोटी से दिखने वाली वुडन स्टिक होती है, जिससे रिजेनरेशन एबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए काम आती है। इसकी मदद से वो बार बार रिजेनरेट कर पा रहा है। मगर ये भी खत्म होगा, लेकिन उससे खत्म होने से पहले वो जितना वक्त हो सके उन लोगों के लिए दिलाएगा। टाइम लॉर्ड ये देखकर बड़ा ही फ्रस्ट्रेट और कहता है कि मैं कुछ एनर्जी बचाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं अपने डोमेन को दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बस भी करो और मर जाओ। मगर जब उसने अपना डोमेन खोलने की कोशिश करी तो उसके हाथ में दर्द होता है, जिसको एक्सप्लेन करता हुआ नेमलेस मास्टर बताता है कि मेरे क्लोन्स को मारने के बाद उसका पॉइजन तुम्हारी बॉडी पर फैल रहा है। हाँ, मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ, लेकिन कीड़े मकोड़ों में भी हाथी जैसे बड़े मॉन्स्टर को भी मारने की ताकत होती है, इसलिए तो तुम अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये देखकर टाइम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और वो अपनी न्यू एबिलिटी, जिसको वो हाउल ऑफ टाइम कहता है, तो उसकी मदद से वो अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बनाता है और उस बैरियर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं तो वो टूटने लगती हैं। बैरियर के अंदर नेमलेस मास्टर भी थे और उस बैरियर के इफेक्ट का खत्म होने के बाद हमने जब नेमलेस मास्टर को देखा तो वो बूढ़ा हो चुका था। इतनी इमेंस ताकत को
देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भी एग्जिस्ट करती हैं। और टाइम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को इस एबिलिटी से मरने का कोई भी हक नहीं है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जो ही टाइम लॉर्ड ने उस पर हमला करना चाहा तो उसके बैरियर में वो एक धीमी सी स्पिरिचुअल पावर नोटिस करता है, जिसके बाद थंडर थालिस्मान उसकी बॉडी के साथ चिपक कर ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो दूर गिर जाता है और नेमलेस मास्टर थोड़े वक्त के लिए बच जाता है। टाइम लॉर्ड इस तालिस्मान के धमाके के बाद सोचने लगा कि इसके यूजर की तो हालत ऐसी थी कि उसका अटैक करना तो मुश्किल होगा, तो आखिर ये अटैक किसने किया। तो वहाँ पर ली मैन के अलावा लू फेंग भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि टाइम लॉर्ड से कहता है कि आखिर जिस डिसेंडेंट को तुम देखना चाहते थे तो वो तुम्हारे सामने ही है। वो स्टाइल में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मगर उसकी ऑरा को खराब करने के लिए ली मैन कहता है कि मास्टर तालिस्मान को ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, तो उसका पूरा का पूरा ऑरा ही माइनस में चला जाता है। टाइम लॉर्ड डिसेंडेंट को अपनी आंखों के सामने देखकर बड़ा ही एक्साइटेड हुआ, और जहाँ तक नेमलेस मास्टर की बात हो रही है तो लू फेंग को अपने आंखों के सामने देखकर वो पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लू फेंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सिटीजन्स को एवैक्यूएट करने के बाद वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आएगा, मगर वो कहने लगते हैं कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, तो जरा संभल कर। तो लू फेंग कहता है कि मेरी भी काफी ज्यादा कमाल की है, मगर इससे पहले वो पूछता है कि आखिर वो इतना भोला क्यों लग रहा है। तो नेमलेस मास्टर कहता है कि इसकी पावर कुछ ऐसे ही है, तो जरा संभल के। और अब लू फेंग वो उन दोनों को वहां से भागने का कहता है, लेकिन उसकी ये हेल्प देने के बाद उन दोनों को ऐसा लगता है, यानी कि नेमलेस को और ली मैन को, कि उन दोनों से ज्यादा लू फेंग खुद ही भागना चाहता है, जो कि सच भी है। एक्टिंग का तो वो बादशाह है, उसको डर तो लग रहा है लेकिन वो इसको दिखाना ही नहीं चाहता। इसके बाद टाइम लॉर्ड डिसेंडेंट को अपने आंखों के सामने देखकर और उसकी बॉडी से जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर ना फील करने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब बच्चा भी पैदा होता है तो ग्लिम्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर तो उसमें जरूर होती है। तो गलत फहमी में आकर वो कहता है कि शायद ये इतना ही एक्सपीरियंसफुल है जिससे इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल ना के बराबर कर दी है, मगर वो प्रिकॉशन के तौर पर जस्ट उस पर हमला करेगा और उसके फाइटिंग स्टाइल को जानेगा। मगर इससे पहले टाइम लॉर्ड उसके करीब आता तो वो चैंटिंग पढ़ना शुरू कर देता है। जो एक टेक्निक उसे आती है तो वो उसको पढ़ना शुरू करता है, और जब उसने जोर से चिल्लाते हुए चैंटिंग को पढ़ लिया और स्पेल को कास्ट कर लिया तो टाइम लॉर्ड तो डर के मारे बिल्कुल लड़कियों की तरह चीखने लगा। मगर रिजल्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, जो कि देख उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वो कहने लगा कि प्रैंक्स कब से डिसेंडेंट करना शुरू कर दिए। वो उसको दूर फेंक देता है, और बाकी के दोनों जब लू फेंग को उठाने के लिए बढ़ते हैं तो टाइम लॉर्ड उनकी इंटरप्शन की वजह से सबसे पहले उनको टिकाने लगाने के बाद इस फेक को भी मौत के घाट उतारने का प्लान बना चुके थे, इसलिए वो लू फेंग को छोड़कर इन दोनों पर हमला कर देता है। मगर तभी इमेंस स्पिरिचुअल पावर वो नोटिस करता है, और लू फेंग उठ खड़ा होकर कहता है कि मैंने इस स्पेल को काफी वक्त से पढ़ा नहीं तो मैं भूल चुका था, लेकिन अब मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, और अब इस सीलिंग चैंटिंग से वो उसको हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में कन्वर्ट कर देगा। टाइम लॉर्ड दोबारा से टट्टियां करता हुआ भाग रहा था, मगर लू फेंग तब तक वो स्पेल कास्ट कर चुका था, जिसके साइड इफेक्ट में उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। वो खुद भी हैरान है कि जब उसने पहले इसको इस्तेमाल करना चाहा तो उसके नाक से सिर्फ खून निकलता था, लेकिन अब इतना ज्यादा खून, तो इससे उसको एक बात तो समझ में आ जाती है कि जितना टारगेट बड़ा होगा तो उतना ज्यादा खून निकलेगा। मगर टारगेट तो अभी तक सही सलामत है। वो उसको उठाकर कहता है कि अब मैं समझा कि तुम में जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इस वजह से तो तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। जब एक आम इंसान जिसमें स्पिरिचुअल पावर नहीं होती वो चैंटिंग को कास्ट करता है तो उसकी जान चली जाती है, मगर तुम बच गए, तुम लकी हो। मगर तुम क्या सच में एक डिसेंडेंट हो जिसमें जरा बराबर भी स्पिरिचुअल पावर नहीं? तो बाकी के दोनों मास्टर्स लू फेंग की जान बचाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी पूंछ से वो उन दोनों को दूर फेंक देता है, और लू फेंग को सर से पकड़कर वो कहता है कि अब ये बताना बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहाँ से उठाया था? कहीं कचरे से तो नहीं उठाया? अगर कुछ उठाना था वो भी कचरे से तो कुछ अच्छा ही उठा लेते। मैं तुमको दोष नहीं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ माँ को जरूर दोष दूंगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। इससे लू फेंग को बड़ा ही गुस्सा आया और वो कहते हैं कि मेरी माँ का मजाक उड़ाना बंद कर दे। मगर टाइम लॉर्ड उसे ये रिमाइंड करवाता है कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है जिसमें अगर वो रेजिस्ट करेगा तो वो मारा जाएगा, तो वो शांत ही रहे। वो ठान लेता है कि वो इस डिसेंडेंट को इतनी आराम से मरने तो नहीं देगा। वो उसको निगल लेता है, और जब वो उसके पेट में पूरी तरह से चला जाता है तो वो कहता है कि अब मेरे एसिड में डाइजेस्ट होकर ही मुझे अपने बदला लेने में सुकून मिलेगा। निकलने के बाद वो पाता है कि उसकी बॉडी में लाइट अब तक जल रही थी, और वो नोटिस करता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि जो हमारा लू फेंग होता है तो वो अब तक चैंटिंग पढ़ रहा था। वो उल्टी करके उसे बाहर फेंकना तो चाहता था, लेकिन बाकी के दोनों मास्टर उसे ऐसा करने नहीं देते, और देखते ही देखते लू फेंग को उसने अपनी बॉडी में जो कैद कर लिया था तो वो उससे कहता है कि अगर तुम स्पेल को कास्ट करोगे
तो तुम भी मेरी तरह ही मारे जाओगे। तुम में स्पिरिचुअल पावर नहीं और इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स के स्पेल को तुम कास्ट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जिंदा बच पाओगे? तो लू फेंग कहता है कि मुझे जिंदा नहीं रहना, बल्कि मुझे इन लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है, वो भी तुम जैसे मॉन्स्टर का खात्मा करके। और हाँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस मुझे लोगों की परवाह है। ये कहकर लू फेंग उस टाइम लॉर्ड को अपनी बॉडी के अंदर ही सील कर लेता है, जिससे उसके बाल सफेद हो जाते हैं। वो मौत और जिंदगी के बीचों बीच था, जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर को भी देखता है। वो उसकी तारीफ करके कहता है कि तुम बहुत बदल चुके हो, क्या तुम्हें अपनी चॉइस पर कोई रिग्रेट है? तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मैंने ये जो डिसीजन लिया है तो मैं इसको बदलूंगा नहीं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद हम एक न्यू फेमिलियर कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे। ये उन दो कॉमिक्स का कोलैबोरेशन है और ये बंदा तुम लोगों के लिए मैं रिवील तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बस स्टोरी का मजा लो। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि लू फेंग जो अनकॉन्शियस था तो वो डिसेंडेंट के सपने देख रहा था और उसके अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। इतने अजीब और गरीब सपने से उसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन उससे कहीं बढ़कर वो खुद को मेडिकल क्लिनिक में पाता है और कुछ और अजीब हरकतें करने के बाद वो ये नोटिस करता है कि वो अब तक जिंदा है। और कुछ देर पहले जो उसने सपना देखा था तो खुद को जिंदा पाकर वो उसके बारे में भूल ही जाता है और भागते हुए वो खुद को आईने में भी पाता है। अपने सफेद बालों को देखकर और अपनी लाल जैसी आंखों को देखकर जैसे कि उसने नशा किया हो, तो वो बड़ा ही हैरान था। और अब दो चीजें उसके सामने हैं। पहला, ये इस वजह से है क्योंकि उस इविल स्पिरिट को इसने खुद में सील कर दिया है। दूसरा, उस एबिलिटी का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। मगर सबसे बढ़कर ये है कि अब तक वो जिंदा है। कुछ और अनयूजुअल ना हो तो वो अपना शर्ट उतार कर देखता है तो उस भोड़े आदमी यानी कि टाइम लॉर्ड का चेहरा उसके शोल्डर पर होता है। यानी कि ये पूरा का पूरा चेंज ही उस टाइम लॉर्ड को अपने अंदर ही सील करने के बाद हुआ है। खुद को इतने अनयूजुअल स्टेट में देखकर अब वो चिल्लाने लगा, क्योंकि उस टाइम लॉर्ड का चेहरा ठीक उसके शोल्डर पर था। वो उस टाइम लॉर्ड को बड़ा कीड़ा बुलाता है जो कि उसके शोल्डर पर अब है। कि तभी लू फेंग की आवाजों को सुनकर कुछ लोग डायरेक्ट अंदर आते हैं, वो भी लू फेंग पर नजर रखने के लिए। लू फेंग ने जब पूछा कि वो लोग कौन है तो लू फेंग को उठ खड़ा देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए और वो कहने लगे अगर उनको कुछ और चीजें चाहिए तो वो जस्ट ऑर्डर करें तो वो सब का सब ले आएंगे। और वो लू फेंग को द ग्रेट मास्टर भी बुला रहे थे। लू फेंग का पहला ऑर्डर ये होता है कि वो उन लोगों को अपने कमरे के बाहर देखना चाहता है, मतलब कि अभी के लिए वो आराम करना चाहता है और नहाना चाहता है। तो वो लोग जैसा कि उन लोगों ने कहा कि मास्टर को जो चाहिए वो करेंगे, तो वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब वो नहाता है और रेस्ट करता है तो अब उसके बाहर जाने का वक्त आ चुका है। बाहर जाने से पहले एक बंदा कहता है कि वो थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाता, और वो वहाँ के डॉक्टर से जस्ट एक सवाल करता है कि क्या उसकी बॉडी ठीक तो है। तो वो डॉक्टर जिसने उसका चेकअप किया था तो वो कहता है हाँ, बस तुम्हारे बाल ग्रे हैं, तुम्हारी किडनी फेल है, दिल किसी भी वक्त रुक सकता है, इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। भाई बचा ही क्या कि लास्ट में इसने बोला कि सब कुछ ठीक है। तो अब इस बात से हमें और लू फेंग को ये बात पता चलती है कि ये जो चेहरा उसके शोल्डर पर आया था तो ये उसके सील करने के कुछ ही दिनों के बाद आया है। जब शामान ने उसकी पूरी बॉडी का चेकअप किया तो उस वक्त ये चेहरा उसके शोल्डर पर नहीं था, मगर इसके अलावा उसकी बॉडी में कुछ अनयूजुअल चीजें भी वो नोटिस कर रहा है। मगर खैर उसको खुशी सिर्फ इस बात की है कि इस जगह को वो बचा पाया। तभी उसने जैसे ही ये लाइन खत्म की तो वो सोल्स को देखता है, वो भी उन लोगों की सोल्स जो कि उस फाइट में मर चुके थे और वो लू फेंग को अपना हीरो बुला रहे थे। लू फेंग के हिसाब से वो एक इल्यूजन देख रहा है, लेकिन वो इस सच को टुकरा नहीं सकता कि इन सोल्स की प्रेजेंस को वो फील कर सकता है। जिसके बाद सीन दोबारा उसी जगह पर जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, मेंशन नंबर 101, जहाँ पर फर्स्ट लू फेंग ने अपनी धांसू एंट्री मारी थी। उस जगह को पूरी तरह से रिनोवेट किया जा रहा था और जिस बंदे को लू फेंग फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है तो वो वहाँ के मास्टर जिसने पहला टास्क लू फेंग और बाकी तीनों को दिया था, जिनमें से वो टाइगर शाखा मर चुका है, तो वो उनसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। जो ही प्रिंस ने ये देखा कि लू फेंग वहाँ पर है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो थैंक यू भी कहता है। लू फेंग को वहाँ पर खड़ा होता हुआ देखकर वो उसको अपने टी हाउस पर बुलाता है, जहाँ पर बाकी के दोनों भी मौजूद थे। टी हाउस पर आने के बाद लू फेंग रास्ते में प्रिंस से पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों कहा कि मॉन्स्टर को सिर्फ उसी ने ही हराया है। तो प्रिंस कहता है कि जो सच है तो वही सच होगा ना, मगर मन ही मन में लू फेंग कहता है कि तुमने गलत आदमी को पॉपुलैरिटी दी है। ऊपर फ्लोर में आने के बाद वहाँ पर नेमलेस मास्टर और लीमैन मास्टर भी थे। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन लू फेंग उन दोनों को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। जब रीजन पूछा कि वो दोनों अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो नेमलेस कहता कि मैं तो डरता हूँ कि मेरी जो हालत है इसमें अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे बाकी के मॉन्स्टर मार ही डालेंगे। और लीमैन तो कहता है कि मैं तो अपनी मर्जी से ही यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तभी जो प्रिंस थे वो अपनी सर्वेंट से कहता है कि उस चीज को जल्दी ही यहाँ पर लेकर आ जाओ। वो दरअसल एक ट्रेजर चेस्ट
था जिसमें लुफेंग का इनाम था। ट्रेजर चेस्ट को देखकर लुफेंग अपने मन ही मन कहता है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो डिजास्टर हुआ तो ये भी तो मेरी ही गलती थी, तो अगर इसको मैंने एक्सेप्ट करा तो क्या मैं खुद को इंसान बुला पाऊंगा। मगर जैसे ही ट्रेजर चेस्ट खुला तो उसमें सोने के बिस्किट्स को देखकर वो पिघलने ही वाला था कि वो उस चीज को बंद कर देता है और वो वहाँ के प्रिंस से कहता है कि नहीं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन प्रिंस इंसिस्ट करता है कि मास्टर ने शहर को बचाया है और उनके लोगों को भी, तो प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। दरअसल उसको इंसिस्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, बल्कि लुफेंग उसे पहले से ही एक्सेप्ट करने वाला था, जस्ट वो एक्टिंग करना चाहता था। तो अब वो आखिर में कहता है कि ठीक है, आप इंसिस्ट करते हो तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और वो झूठ में ये बोलकर कि वो जस्ट इसे लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेगा, यानी कि चैरिटी में इस्तेमाल करेगा, तो उसको ये एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। लालच उस पर हावी हो रही थी और उसकी पुरानी आदतें वापस आ रही थी। वो भूल चुका था कि ये सारा का सारा उसकी वजह से ही हुआ है और इस सोने के बिस्किट के बदले कितनी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो इसके बारे में वो कम्प्लीटली भूल ही चुका था कि तभी पीछे से नेमलेस और लीमैन टाइगर शाका के बारे में बात करने लगते हैं कि वो अगर यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता। असाइड फ्रॉम दैट वो ये भी कहते हैं कि क्या उसकी कोई फैमिली होगी तो वो डोनेट भी करना चाहते हैं। उन दोनों की बातों को देखकर लुफेंग दोबारा से अपनी सेंस में आ जाता है और वो कहता है कि इस सोने के बिस्किट के बदले कितनी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और मुझे देखो, मैं यहाँ पर इसे लालची आदमी की तरह और अपनी पुरानी खराब आदतों की वजह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैंने इन लोगों की जान बचाई, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी। हाँ, डिजास्टर खत्म हुआ, लेकिन पास्ट की मिस्टेक्स कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। और अब इतना सब कुछ जानने के बाद लुफेंग उनको बस बताने ही वाला था कि ये जो डिजास्टर हुआ है, इन दोनों की जो वजह है और टाइगर शाका का मरना भी, टाउन का चकनाचूर होना भी और बहुत लोगों का मरना भी और अपनी फैमिली से सेपरेट होने का भी, वो सारा का सारा जो कि उसकी वजह से हुआ है वो एक्सेप्ट करने वाला था। कि तभी हमें थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाया जाता है। दरअसल लुफेंग में ये करेज ये इसलिए आ रही थी क्योंकि इससे पहले वो उन सब लोगों के टॉम पर गया जहाँ पर वो सब लोग मरे थे और लुफेंग अपने कॉज के लिए माफी भी मांगता है कि उसकी वजह से ये सारे लोग मर गए हैं। तो वो प्रे करने के साथ साथ सॉरी भी कह रहा था। जिसके बाद जब सीन दोबारा से प्रेजेंट पर आता है और लुफेंग ने ये एक्सेप्ट करा कि ये उसी की वजह से ही हुआ है, तो वो दोनों इस तरह कहने से मना करते हैं क्योंकि वो दोनों अब तक जिंदा है, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों उठा रहे हैं। लुफेंग कहता है कि नहीं, सच में वो मेरी वजह से ही था, मगर फिर भी वो दोनों इंसिस्ट करते हैं कि मुझे देखिए और इन सब लोगों को देखिए जो कि आज जिंदा है। हम उस मॉन्स्टर को इकट्ठे नहीं रोक पाए, लेकिन आपने उसे सील कर दिया जिसके कारण वो डिजास्टर खत्म हुआ, तो सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। लुफेंग बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल पाए। वो अपने दिल ही दिल कहता है कि अगर वो उस पॉट को ना चूहता तो आज ये लोग इतनी बड़ी गलतफहमी में नहीं होते और ना ही इन लोगों ने अपनी जानों को गंवाया होता। अगर किसी को दोष देना है तो वो मैं ही हूँ। ये कहता हुआ लुफेंग जब वो शहर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते निकलते वो हमसे एक सवाल भी करता है जिसका मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। लुफेंग कहता है कि हर एक स्टोरी में एक विलन और एक हीरो होता है। विलन तोड़ फोड़ मचाता है लेकिन हीरो उस तोड़ फोड़ को रोकता है, मगर यहाँ पर तो विलन ही वो है और हीरो भी वो है। तोड़ फोड़ भी उसने शुरू की और खत्म भी उसने करा, तो उसको क्या बुलाया जा सकता है? यही सवाल लुफेंग हमसे करता है। जिसके बाद अगले सीन में लुफेंग एक रेफ्यूजी एरिया में आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि घायल थे उनको रखा गया था। आते ही वो नोटिस करता है कि इन लोगों को अलग क्यों रखा गया, जबकि उसमें एक भीड़ थी और उस भीड़ में कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि जो खाना सिटी की ओर से उन लोगों की ओर आ रहा था तो वो जस्ट बच्चों के लिए ही काफी था, तो वो लोग खाएंगे क्या और वो हील कैसे कर पाएंगे। तो वो बंदा जो कि खुराक लेकर आ रहा था वो उन लोगों से कहता है अगर बच्चों की ही इतनी चिंता हो रही है तो उनके लिए घास फूस ही कहीं से ही उठाकर खिला दो। शुक्र मनाओ कि हम लोग तुम्हें इतना ज्यादा खाना दे रहे हैं, वरना तो डिजास्टर्स में सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम लोग भी टारगेट हुए हैं। मगर चीखें रुक नहीं रही थी और वो लोग खुराक मांगने की एहतजाज कर रहे थे। ना चाहते हुए भी यहाँ पर लुफेंग अगर वाकई में एक हीरो होता तो वो इनके लिए कुछ कर पाता, लेकिन वो खुद को हीरो ही नहीं समझ रहा तो वो उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन उसी पीछे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी बच्चों में से एक लड़की जिसको वो रिकॉग्नाइज करता है, तो उसे देखकर वो लड़की भी रुक जाती है और दूर कहीं पहाड़ी पर बैठकर वो अब दोनों बातें करने लगते हैं।
जिसमें लुफेंग अपनी तरफ से माफी मांगता है कि वो उस वक्त बता नहीं पाया कि उसकी फैमिली मर गई थी। तो वो छोटी बच्ची दिखने में तो छोटी है, लेकिन उसकी बातों का अब देखना, वो कहने लगी कि मैंने उस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा दोष दिया, लेकिन बाद में ये सोचकर कि आज अगर वो जिंदा है और ये लोग जिंदा हैं, तो ये बिग ब्रदर लुफेंग की वजह से ही है। लुफेंग उनके लिए एक हीरो और एक बेनिफैक्टर है, लेकिन लुफेंग कहता है कि नहीं, ये वर्ड मत कहना। वो रोता हुआ कहता है कि मैं एक छोटा सा रबिश किड हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं जस्ट पैसे चाहता हूँ और फेमस होना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग मुझे सीरियसली लें। इसी वजह से आज ये जो लोग मरे हैं तो उनकी सबसे बड़ी वजह मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो किसी को भी अपनी जान खोनी नहीं पड़ती। अगर देखा जाए तो ना ही मैं कोई बेनिफैक्टर हूँ, ना ही मैं कोई हीरो हूँ। मुझसे एक बड़ा लूजर और कोई भी नहीं हो सकता, मुझसे बहुत बड़ा झूठा और कोई भी नहीं हो सकता, मुझसे बहुत बड़ा ढोंगी और कोई भी नहीं हो सकता। और लुफेंग ये कहता हुआ बहुत ही जोर जोर से रो रहा था, वो भी एक छोटी बच्ची के सामने। मगर वो छोटी बच्ची एक सेंसिबल पर्सन की तरह लुफेंग को कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि हीरो किसे कहते हैं, लेकिन उस वक्त आपने मुझे अबैंडन नहीं करा। बस मुझे इतना पता है कि हीरो का मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आप उस वक्त मेरे बिग ब्रदर लुफेंग ही थे, जिसने मेरी जान बचाई। और मेरी मदर हमेशा मुझसे कहती थी कि डरो मत, अगर तुम छोटे हो या फिर बड़े हो तो मैं करेज होनी चाहिए। लुफेंग पीछे से अपने आंसू को पोंछता हुआ कहता है कि मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, मैं बहुत बड़ा कायर हूँ। मगर वो लड़की रोते हुए कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि शर्माओ नहीं, अगर तुम छोटे हो या बड़े, बस इस बात को हमेशा के लिए याद रखो कि छोटा बड़ा नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारा शरीर छोटा बड़ा नहीं बल्कि तुम्हें करेज होनी चाहिए। ये कहती हुई वो छोटी बच्ची बड़ी ही जोर जोर से रोने लगती है, जो कि देखकर लुफेंग भी बड़ी ही जोर जोर से रोने लगता है। और वो उस बच्ची से कहता है कि ठीक है, अगर मैं छोटा भी खुद को मानता हूँ तो एक छोटा इंसान बनकर ही जीऊंगा, ये मेरा वादा है। जिसके लिए वो छोटी बच्ची लुफेंग का थैंक यू कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर इस छोटी बच्ची की बातों को सुनकर लुफेंग अपने मन ही मन कहता है कि यहाँ पर ये मुझे अपना बेनिफैक्टर और हीरो बुला रही है, मगर दरअसल बात ऐसी है कि मैं हीरो नहीं बल्कि ये बच्ची ही हीरो है। इसकी वजह से मैं आज अपना सिर बुलंद करके और सीना तान कर इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि हमारा ढोंगी लुफेंग, जिसको गोल्ड से इतना ज्यादा प्यार है और जो उसने झूठ बोला था कि वो इसको चैरिटी के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो वो उसको चैरिटी में दे रहा है। तो मैं खुद भी हैरान हूँ और लुफेंग खुद भी हैरान है, और जिस बंदों को वो दे रहा है तो वो खुद भी हैरान है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। मगर लुफेंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसका बरपाया नहीं लूंगा, बस तुम लोगों को इसकी जरूरत है। ये कोई चैरिटी नहीं बल्कि तुम लोगों को ये चाहिए, वो भी मुझसे ज्यादा। अगर खुद के लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए इसको एक्सेप्ट कर लो, इससे उनके फ्यूचर में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो छोटी बच्ची लुफेंग से कहती है कि क्या वो यहाँ से जा रहा है। तो लुफेंग बहाना मारता हो या फिर ये सच बात है, लेकिन वो कहता है कि उसकी एक ऐसी डिजीज है जिससे विलेज के लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए वो यहाँ से जाएगा। तो ये कहता हुआ वो जा तो रहा था और वो विलेज के लोग अपना सर नीचे करके ग्रेटिट्यूड पेश करके कहते हैं कि क्या ही सेल्फलेस मैन है, खुद की परवाह नहीं है लेकिन अपने से ज्यादा लोगों के लिए परवाह है। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। मगर जब सीन लुफेंग पर गया तो वो तो रो रहा था, उसको अपने सोने की याद आ रही थी, लेकिन वो रो इसलिए रहा था क्योंकि आज उसने पहली बार एक अच्छा काम किया है। तभी पीछे से वही छोटी बच्ची आवाज लगाती है कि हे हीरो ब्रदर, तुम्हें वादा करना होगा कि मुझसे मिलने के लिए वापस जरूर आओगे, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिसका जवाब देता हुआ लुफेंग अपने मन ही मन कहता है जरूर, अगर किस्मत हुई तो। ये कहकर वो बड़े ही कूल अंदाज में वहाँ से चला जाता है, वो भी उस छोटी बच्ची के साथ वादा करके कि एब्सोल्युटली वो मिलने जरूर आएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम उसी अनजान बंदे को देखते हैं जिसका मैं तुमको बता रहा था कि एक फेमिलियर कैरेक्टर है। इसको आप लोग जानते होंगे, ये और कोई नहीं बल्कि तुम लोगों का मानवा वर्ल्ड का सबसे ब्रूटल कैरेक्टर, जो कि तुम लोगों का फेवरेट भी हो सकता है। मेरा तो है, तुम लोगों का होगा या नहीं लेकिन मुझे जरूर बताना। वो कौवे के फॉर्म में होता है और किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो जब लैंड करता है तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कुछ गिरा, लेकिन बड़े ही जोर से। तो ये कैरेक्टर द वन एंड ओनली और कोई नहीं बल्कि फेंग वान है, जो कि इस मानवा में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके माथे पर एक अजीब सी आंख भी है। मगर हाँ, ये फेंग वान ही है। ये इस कॉमिक का और फेंग वान कॉमिक का कोलैबोरेशन था जब वो कैंसिल हो गई थी। सो या अब एंजॉय करो। कमेंट में जरूर बताना कि फेंग वान को इस कॉमिक में देखकर कौन कौन खुश है।
जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि वो छोटी बच्ची और सारे बड़े मिलकर खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वही छोटी बच्ची जिसको यहाँ पर लोग लिटिल घोस्ट बुलाते हैं, तो वो एक ग्रैंडपा के पास जाकर कहती है कि वो नहीं खाएंगे क्या। तो ग्रैंडपा आसमान की ओर देखकर कहने लगा, आसमान बिल्कुल वैसा ही है जब वो डिजास्टर आया था, होपफुली कोई और आफत नहीं आई होगी। जबकि अगले सीन में हमने देखा कि फेंगवान को इन लोगों से पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को लुफेंग ने हराया है। जब उसकी लोकेशन के बारे में पूछा तो उन लोगों को पता नहीं था और वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इन लोगों की फेट लुफेंग के इस कारनामे की वजह से चेंज हुई है या नहीं, तो वो अपनी थर्ड आई से देखने की कोशिश करता है। थर्ड आई को सिर्फ एक ही बंदा रिकॉग्नाइज करता है और वो कहता है कि जैसे ही किताबों में लिखा गया है तो इस बंदे की आंख बिल्कुल वैसी ही है। जबकि अगले सीन में हमें पता चला कि लुफेंग दूर कहीं इन लोगों से इसलिए आया था क्योंकि वो किसी वक्त भी मॉन्स्टर में बदल सकता है। ये जस्ट उसकी थ्योरी है, लेकिन अगर इस तरह हुआ तो वो इन सब लोगों को खाना शुरू कर देगा। जिस लिटिल घोस्ट के साथ उसने प्रॉमिस किया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन को वो तोड़ नहीं सकता। हाँ, उसे खुद के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा लग रहा है जो कि अब तक जिंदा है, और स्पेशली लिटिल घोस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा। मगर फिर भी आखिर उसकी फेट में मॉन्स्टर की तकदीर ही क्यों लिखना था, और अब उसे ये भी नहीं पता कि वो इंसान है या मॉन्स्टर या फिर एक हाइब्रिड। मगर सिर्फ उसको एक बात तो अच्छे से पता है जो कि लिटिल घोस्ट ने उसे बताई थी, छोटा बड़ा नहीं बल्कि तुम में हिम्मत होनी चाहिए तभी तुम सरवाइव कर पाओगे और कोई मिरेकल जरूर दिख जाएगा। उसी बलबूते पर ही वो आज मरने के बारे में नहीं बल्कि सरवाइव करने के बारे में दोबारा सोचता है। तो लुफेंग के थॉट्स को फेंगवान यहाँ से ही पढ़ लेता है और वो कहता है, तुम बड़े ही दयालु हो, लेकिन जिसको तुम ये रेस्क्यू कह रहे हो क्या ये सच में एक रेस्क्यू ही है? जितना मैं देख पा रहा हूँ तो इन लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है। ये जिंदा तो है लेकिन तुम्हारी मदद की वजह से, लेकिन इनको जिंदा रखना क्या सही डिसीजन था या नहीं? अगर यही देखा जाए तो इनका आगे फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है और अपनी लाइफ सोर्स को खोया है तो उनकी जिंदगी मुश्किलों से भर गई है। हाँ, ये जरूर किताबों में लिखा गया है कि जहाँ पर रोशनी मौजूद हो तो वहाँ पर डार्कनेस भी होती है, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, सुकून के साथ तकलीफ भी होती है। मगर इन तीनों में और इस रेस्क्यू में एक फर्क है कि उनका अंत तो है, यानी कि अच्छाई का बुराई, बुराई का अच्छाई, सुकून का तकलीफ और तकलीफ का सुकून, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या ये सच में एक रेस्क्यू है या फिर इनको और भी ज्यादा दलदल में डाल दिया है ताकि ये और भी ज्यादा सफर कर पाए? क्योंकि इवेंचुअली इन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इनका मरना ही ठीक था, लेकिन अभी के लिए मैं इनको तकलीफ में नहीं देख सकता। और फेंगवान खून के आंसू रोने लगता है। वो हवा में उड़ता है और उसके पंख निकल आते हैं। पंखों के साथ साथ उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है और अपनी बॉडी से वो कुछ कौवों को इन लोगों के पास भेज देता है, जिन्हें देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग आसमान में इतने सारे कौवों को देखकर कहते हैं कि ये कौन सी आफत है। तभी उनमें से एक कौवा आकर एक इंसान को एक बिल्कुल ब्लैक होल की तरह अंदर निगल लेता है। वो इतनी तेजी से निगला जाता है कि उसका पता भी नहीं चलता, और ये देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो जोर और शोर से भागने लगते हैं कि भागो, एक और आफत आ गई है। मगर फेंगवान के हिसाब से ये आफत इनके लिए अभी के लिए आफत है, लेकिन ये उनके लिए एक सुकून है। आगे का फ्यूचर वो देख चुका है जिसमें इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये लोग जो कि आज भाग रहे हैं वो भी अपनी जान बचाने के लिए ये खुद मरना चाहेंगे, लेकिन इनको मरना नसीब नहीं होगा। छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो या औरत हो, मैं सब लोगों की जान बचा लूंगा। मगर मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सुकून दे दूंगा। और वो ये कहकर हमारे दो नेमलेस मास्टर और लीमैन को भी ब्लैक होल में निगल लेता है। जब उस बच्ची पर बात आती है तो वो बूढ़ा आदमी जिसने वादा किया था कि वो इसको बचाएगा, तो वो भी ब्लैक होल में निगला जाता है। लेकिन निगलने से पहले वो कहता है कि भागो यहाँ से, तुम्हारे हीरो ब्रदर से मैंने वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं खुद ही नहीं बच पाया, तो भागो यहाँ से, यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। जबकि अगली ओर लुफेंग जो के जंगल में था तो वो नोटिस करता है कि ऊपर एक काला चांद है जो कि ठीक टाउन के ऊपर था जहाँ से वो अभी अभी आया है। वो घबरा गया कि आखिर शहर के लोगों को क्या हुआ, तो वो उसकी ओर भागने लगता है। लेकिन भागते भागते हम ये भी देखते हैं कि फेंगवान वो उन सब लोगों को इकट्ठा कर चुका था, वो भी अपने ब्लैक होल में, और बस एक अल्फाज के साथ, तुम लोगों की सफरिंग अब खत्म होती है। ये कहकर वो ब्लैक होल फट जाता है और उसी वक्त लुफेंग भी वहाँ पर मौजूद था और उन सब लोगों को अपने सामने ही फटता हुआ देखता है। लुफेंग घबराया हुआ था, उदास भी था और थक भी चुका था। उन सब लोगों को गायब होता हुआ देखकर वो बस एक अनफेमिलियर चेहरे को देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि फेंगवान ही है जो कि उसकी ओर ही देख रहा था।
बाद में लू फेंग देखता है कि पूरी की पूरी सिटी ही डिसअपियर हो गई है और बस सिर्फ एक इंसान ही उसके सामने खड़ा है। मगर उसकी ओर भी देखकर लू फेंग कहता है कि ये इंसान है भी या नहीं ये तो पता लगाना पड़ेगा। सेम विचार फेंग वन के भी थे। दिखने से तो उसको लू फेंग का एक इंसान लग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से डेमोनिक ऑरा आ रही थी और समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती कि ये वही बंदा है जिसके बारे में ये शहर वाले बता रहे थे। फेंग वन लू फेंग को उसके नाम से बुलाता है, जो कि देखकर लू फेंग को बड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि वो इस बंदे को जानता तक नहीं, मगर इसको उसका नाम कैसे पता। बाद में फेंग वन रिवील करता है कि वो स्पेसिफिकली उससे ही मिलने के लिए आया था, जो कि सुनकर लू फेंग अपने मन ही मन कहता है कि बकवास बंद करो, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए ही स्पेसिफिकली आते तो तुम इन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और लड़ना तो दूर की बात, लू फेंग की बॉडी का हर एक सेल ये बता रहा था कि अगर इस बंदे के करीब भी गए तो वापस नहीं आ पाओगे। और जब फेंग वन के मुंह से ये खुद सुना कि वो स्पेसिफिकली उसके लिए ही आया है तो लू फेंग डर गया। उसे लगने लगा कि ये टाइम लॉर्ड का शायद कंपेनियन हो सकता है, मगर इससे पहले वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कहता है कि आखिर वो है कौन और यहाँ पर आखिर ये क्या हुआ और ये क्या हो रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग थे तो वो कहाँ पर हैं। तो फेंग वन ना छुपाते हुए लू फेंग से कहता है कि मैंने उन लोगों को मार डाला, जो कि देखकर लू फेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब बाद में फेंग वन अपना रियल गोल बताता है कि उनको मारना बनता ही था, क्योंकि उसने फ्यूचर में देखा कि ये लोग आगे फ्यूचर में भी सफर करते ही रहेंगे, तो आखिर क्यों इनको सफर करने के लिए छोड़ना, इनके फ्यूचर के भलाई के लिए, ताकि सब लोग बराबर रहें और किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। तो मैंने इन लोगों को मार डाला। मैं तुम्हारी दाद देता हूँ कि तुमने इन लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन ये रेस्क्यू इनकी जिंदगी बेहतर नहीं करने वाला था, बल्कि ये और भी बिगड़ने वाली थी। तो इसलिए पूरे शहर के लोगों को मैंने गायब कर और मार डाला। और अब लू फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। कुछ सेकंड पहले वो इस बंदे से बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन अब वो ये जानना चाहता है कि क्या सच में इसी ने ही उसको मारा है या फिर कोई और कंपेनियन उसके साथ था। तो फेंग वन कहता है कि मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा, क्या कोई और तुम्हें नजर आ रहा है। तो लू फेंग कहता है कि बस यही तो सुनना था, और वो ये कहकर फेंग वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो कि देखकर फेंग वन कहता है तुम कितने ज्यादा खुदगर्ज और एरोगेंट हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बच्चे मुझ पर अटैक करने के बारे में सोचने के लिए भी। चलो अब तुम्हें भी सबक सिखा देता हूँ ताकि तुम्हारी भी अक्ल टिकाने आ जाए। फेंग वन को वो सिर्फ एक ही चुटकी के साथ जमीन में धंसा देता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से इतनी ज्यादा थी कि पैरों पर खड़ा हो पाना भी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और फेंग वन की बॉडी से इतना डार्क ऑरा निकलता हुआ देखकर लू फेंग कहता है कि क्या सच में ये बंदा इंसान है भी या नहीं, क्योंकि जो वो ये ऑरा फील कर पा रहा है तो इसमें और उस टाइम लॉर्ड में कुछ भी फर्क नहीं है। सिनिस्टर ऑरा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मगर बाद में फेंग वन लू फेंग से कहता है कि घबराओ मत बच्चे, अब बस मुझे सिर्फ ये देखने दो कि तुम दोस्त बनोगे या फिर दुश्मन। तुम्हारी मुंह खोलने की भी मुझे कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये खुद देख सकता हूँ। जब फेंग वन ने अगेन अपनी पावर का इस्तेमाल किया, वो भी फ्यूचर में देखने के लिए, तो लू फेंग का फ्यूचर देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया। नामुमकिन काम भी वो मुमकिन कर सकता था, जो कि फेंग वन भी देखकर बड़ा ही ज्यादा घबरा गया कि आखिर ये कैसे सच हो सकता है और ये मुमकिन कैसे है। और जहाँ तक लू फेंग की बात हो रही है तो वो फेंग वन की ओर देखकर कहता है कि चाहे मेरा अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन बात वहाँ पर खत्म होती है जब मेरी विल पूरी तरह से शैटर हो जाए। जब तक मैं खुद हार नहीं मान लेता तो मेरी बॉडी भी हार नहीं मानेगी। और मेरी लिटिल गोस्ट से इसी बात पर तो वादा हुआ था कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं अपने अपोनेंट के सामने कितना भी छोटा क्यों ना हो। लू फेंग को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी उठता हुआ और हिलता डुलता हुआ देखकर फेंग वन उससे कहता है कि वार्निंग देता हूँ, अगर दोबारा हिले तो तुम खुद ब खुद मारे जाओगे। जैसे हो वैसे ही रहो, वरना तुम बच नहीं पाओगे। मगर जहाँ तक लू फेंग की बात हो रही है तो वो इसको हिपोक्रेसी कहता है या फिर हीरोपंती, लेकिन एक बात तो सच है कि उसको इस शहर के लोगों ने हीरो बुलाए और अपना हीरो माना, तो वो इनका बदला जरूर लेगा, चाहे वो इसमें अपनी जान को ही क्यों ना खो बैठे। इन लोगों के साथ ढोंग करके उसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला, तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये कहता हुआ लू फेंग उसकी ओर बिल्कुल कुत्तों की तरह बढ़ने लगता है, जैसे कि उसके मालिक ने उसे बुलाया हो। बस एक ही टास्क उसके माइंड में था, वो इस बंदे को किसी हालत में भी हराना था, जो कि देखकर फेंग वन कहता है कि अब शायद से मैं तुम्हारे साथ नॉर्मली बात नहीं कर सकता। नॉर्मली बात करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर जहाँ तक लू फेंग की बात हो रही है तो वो तो उसको गालियां दे रहा था कि कमीना, 2 टके का आदमी वो बच्चों को कैसे मार सकता है। तो बस यही कहकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फेंग वन उसके करीब आकर डिस्टेंस को क्लोज करता है और कहता है कि अब अपनी बकवास बंद करोगे या फिर तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूं। ये कहता हुआ वो अपने हाथ में रेड कलर की ऑरा को स्टोर करके सीधा उसके छाती पर देता है, जो कि एक पाम फिस्ट था, जिसका इम्पैक्ट उसकी कमर से निकलता है और वो बिल्कुल जमीनों को तोड़ती हुई पीछे दूर चली जाती है। और बात की जाए लू फेंग की तो वो एक ही शॉट के साथ अनकॉन्शियस हो
जाता है और उसके मुंह से खून भी अब निकल रहा था। देखते ही देखते लू फेंग की आंखें बंद होने लगती हैं और बंद होने के साथ साथ एकदम से ही वो खुल जाती हैं, जैसे कि एक सेकंड में ही सब कुछ हो गया हो। वो पाता है कि वो एक गुफा जैसी जगह में था और फेंगवान उसके सामने था। फेंगवान से वो पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, मगर वो तो उसकी रिकवरी को देखकर इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो कहता है डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को सील करने के बाद और मेरा पंच खाने के बाद इतनी जल्दी तुम उड़ गए, बड़े ही कमाल के बंदे हो। लेकिन लू फेंग का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कने लगता है। तभी उसका शोल्डर पेन करने लगता है। फेंगवान उसे ज्यादा हिलने डुलने और चिल्लाने से मना करता है क्योंकि यही पेन उसके हार्ट बीट को भी स्टॉप कर सकता है। अब फेंगवान इरोजन के बारे में बोलता है कि इरोजन बहुत जल्दी हो रहा है, तुम स्पिरिट्स को भी देख सकते हो ना। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। फेंगवान बोला कि मैंने कुछ अजीब बात तो नहीं कही, मैंने जस्ट सच ही बोला, तो इतना हैरान क्यों। तो अब लू फेंग पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। फेंगवान माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मेरी रूडनेस के लिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाया। जिसके बाद वो उठ खड़ा होकर बोलने लगा, मेरा नाम फेंगवान है। कॉमिक्स और वेब नॉवेल्स की दुनिया में मैं सबसे ज्यादा ब्रूटल कैरेक्टर हूँ। वो ऐसे इंट्रोड्यूस तो खुद को नहीं करता, लेकिन मैंने ही खुद इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। जिसके बाद फेंगवान उसके हालत के बारे में भी पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रहा है। तो लू फेंग उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या। तो फेंगवान रिवील करता है कि वो पंच अगर मैंने तुम्हें टाइम पर वो नहीं दिया होता तो तुम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। जो कि सुनकर लू फेंग समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो ये खिचड़ी पका रहा है। तो वो पूछता है तो इसलिए तुमने मुझे नहीं मारा। तो फेंगवान कहता है कि तुम हाफ ठीक हो लेकिन हाफ गलत भी हो, और हाँ, मैं और तुम बिल्कुल भी अलग नहीं है, मैं हाफ डीमन हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो लू फेंग गुस्से में कहता है कि वो उसकी तरह घटिया इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसके अलावा भी उसको चिढ़ाने के लिए फेंगवान ये भी कहता है कि जब टाइम लॉर्ड गायब हुआ तो उसकी प्रेजेंस को फील करता हुआ मैं यहाँ पर आया। जब लोगों से पता चला तो लगा कि मुझे किसी मास्टर से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक बच्चा है, एक नालायक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता। लू फेंग गुस्सा होने वाला होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, जो कि देखकर फेंगवान उससे कहता है कि अब तुम एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हो, यही हुई ना बात। इसके अलावा वो उसके ग्रैंडफादर का भी नाम लू फेंग को बताता है, जो कि सुनकर वो बड़ा ही हैरान हुआ। तो लू फेंग के रिएक्शन को देखकर इसके लिए ये एक बात तो साबित हो गई कि ये वाकई में उन्हीं का ही डिसेंडेंट है। इसके अलावा जो उसका लास्ट नेम है तो वो भी वही इमोर्टल जैसा है, जो कि कुनलुन एरिया में आए थे, वो भी डीमन क्वीन को सील करने के लिए। मगर फेंगवान ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक इमोर्टल का डिसेंडेंट जिसमें जर्रा से भी स्पिरिचुअल पावर नहीं हो, वो ये सीलिंग टेक्निक को परफॉर्म कर पाएगा और उस टाइम लॉर्ड को अपनी बॉडी में ही सील कर देगा। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये वाकई में उस इमोर्टल का डिसेंडेंट है भी या नहीं, क्योंकि जो सीलिंग टेक्निक उसने इस्तेमाल करी है तो वो सिर्फ उन इमोर्टल्स को ही पता है और जनरेशन में पास डाउन की गई थी। तो यह मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं। फेंगवान की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद लू फेंग के लिए एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ये बंदा बहुत कुछ जानता है और इसके पास ये जो स्ट्रेंथ है, तो आखिर इसके बारे में उसने कभी क्यों नहीं सुना। वो एक तरफ उसकी ओर दोबारा अपनी उस थर्ड आई से देखकर कहता है, किस्मत अब तक तुम्हारा साथ दे रही थी लेकिन अब वो खत्म हो गई है। ये सुनकर लू फेंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार डालो, तुमने हजारों लोगों को मार तो डाला, एक और मार डालोगे तो क्या ही तुम्हारा चला जाएगा। जिसका जवाब वो हाँ में देता है और कहता है, ठीक कहा, तुम्हें मारकर मेरा कुछ भी नहीं बदलेगा। और वो ये कहकर जैसे ही उसको मारने वाला था तो ठीक उसके चेहरे के सामने वो रुक जाता है, मगर जो उसका इम्पैक्ट निकलता है तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। उसके बीच में रुकने की वजह ये थी कि वो लू फेंग को सड़ता हुआ देखना चाहता था। सॉरी, वो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल कह दिया। दोबारा खुद को करेक्ट करता हुआ फेंगवान कहता है कि तुमको मारने से मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला और ना ही मैं अपनी स्ट्रेंथ को जाया करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे तुम्हें पता नहीं लेकिन तुम खुद मरने वाले हो। लू फेंग जब पूछता है कि तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, तो फेंगवान जाता हुआ लास्ट में कहता है, इसके बारे में खुद ही पता लगाओ। अगर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें कैसे मारने वाला था तो मैं इस कॉमिक को भी बैन नहीं करवाना चाहता। अब ठीक है ना। मगर हमारे लू फेंग की अगर बात की जाए तो उसको अभी भी इस सवाल का जवाब जानना ही था। फेंगवान उसे काफी ही आसानी से एक्सप्लेन करके बताता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक मॉन्स्टर को एक बॉडी में सील करते हो या फिर उसको एक ऑब्जेक्ट में सील करते हो तो दोनों में रिस्क मॉन्स्टर के बाहर निकलने का सेम ही होता है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जाती। हालांकि अगर तुमने इमोर्टल लेवल की सीलिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करा हुआ है तो फिर भी तुम्हारी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल में है। तुम्हारी जान किसी वक्त भी जा सकती है, मगर तुम्हारी
तुम्हारी मरने की अथॉरिटी भी तुम्हारे हाथों में है। मजीद जब लू फेंग डिटेल में जानने के लिए इंसिस्ट करता है तो फेंग वन उससे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट में अगर एक डीमन को तुम सील कर लेते हो तो डीमन के बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस आइटम के वीक होने का वेट करो और फिर उसे तोड़कर बाहर निकल जाओ। मगर जब भी एक मॉन्स्टर को सील किया जाता है तो उसको एक हाई क्लास आइटम में सील किया जाता है। मगर जब एक मॉन्स्टर को एक होस्ट की बॉडी में सील किया जाता है तो तुम्हारे और उस मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत ही बारीक सी दीवार है और वो दीवार कभी भी टूट सकती है। एक पल के लिए तुम मेरे सामने हो बिल्कुल अपने कॉन्शियसनेस में, लेकिन अगले ही पल तुम उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाओगे। आसान अल्फाजों में अगर होस्ट कंफ्यूज होगा या फिर गुस्सा होगा तो वो जो टेम्पररी वॉल है तो वो टूट जाएगी और जैसे ही वो टूटेगी तो उस मॉन्स्टर की कॉन्शियसनेस और तुम्हारी कॉन्शियसनेस आपस में लड़ेंगी और जो भी जीतेगा तो वो बॉडी को हासिल कर लेगा। एक रिबॉर्न होगा तो एक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो तुम मेरी बातों को समझ रहे होगे ना कि तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा बदतर है और तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम इस मॉन्स्टर को अपनी बॉडी में सील करके जिंदा रह लोगे और अगर किस्मत ने तुम्हारा फिर से साथ दिया और तुम जिंदा रह भी गए तो भी तुम्हारी लाइफ बड़ी ही खतरे में होगी। बहुत कम लोग होते हैं जो कि मॉन्स्टर को अपनी बॉडी में सील करके उनको कैद करके रख सकते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा और साथ में टेस्ट करने के साथ साथ तुम्हें ट्रेन भी करूंगा। तुम बड़े ही किस्मत वाले हो कि फेंग वन द वन एंड ओनली तुम्हें ट्रेन करेगा। तो अब अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सारी बातें जो होती हैं ये लू फेंग की हजम नहीं हो रही होती। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या सच है और क्या झूठ है और अब उसका क्या होगा और उसकी बॉडी का क्या होगा। तो न चाहते हुए फेंग वन उसको ये बताना पड़ता है कि तुम्हारी उल्टी गिनती उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब तुमने टाइम लॉर्ड को अपनी बॉडी में सील कर लिया। तो शुरुआत हो चुकी है। ये सुनकर लू फेंग के चेहरे पर जो घबराहट होती है तो उसको फेंग वन देखकर एक बात तो उसे जरूर बताना चाहेगा कि हुलोंग यानी कि द टाइम लॉर्ड की पावर को एब्जॉर्ब करने का तरीका उसके पास तो है, लेकिन क्या वो उसकी बातों को सुनेगा। तो विदाउट अ डाउट लू फेंग उसकी बातों पर अब गौर करना शुरू कर देता है। मगर फेंग वन की भी एक कंडीशन है जो कि जब लू फेंग को पता चलती है कि फेंग वन ये चाहता है कि वो उनका पार्टनर बने, वो इस दुनिया को एक बेहतर जगह में तब्दील करने में, तो लू फेंग एकदम से मना करता है कि नहीं, वो इस तरह कभी भी नहीं करेगा। वो मॉन्स्टर के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। जब मॉन्स्टर बात करते हैं एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए तो उनमें बहुत सारे लोगों को मरना पड़ता है जो कि उससे तो कभी भी नहीं होगा। मगर लू फेंग को इतना तो पता है कि एक ना एक दिन वो लोग तो उसे जरूर मार डालेंगे, यानी कि तुम ही लोग। मगर वो दुआ करेगा कि जब भी वो टाइम लॉर्ड पर महारत हासिल कर ले तो उसी दिन पर ही वो फेंग वन और उन सब मॉन्स्टर को मार डालेगा। उसकी बातों को सुनकर फेंग वन कहता है कि टैलेंट को वेस्ट होता हुआ देख बड़ा ही दुख होता है, मगर खैर तुमने बोला कि तुम हमको मारना चाहते हो। तो ये कहते हुए फेंग वन अपनी ऑरा को रिलीज करता है। वो ये उसे याद दिलाना चाहता है कि उसके और फेंग वन के बीच में 19 लाख का फर्क है जो कि वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी लू फेंग के इरादों को जानने के बाद भी उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि अपने थर्ड आई में जो फ्यूचर लू फेंग का देखा था उसने, तो फेंग वन उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो उसको रियलिटी में देखना चाहता है और यही देखने के लिए वो लू फेंग को ट्रेन करेगा। जब फेंग वन ये बताता है कि उसने लू फेंग का फ्यूचर देख लिया है, तो जब उसके बारे में लू फेंग ने पूछा तो फेंग वन कहता है कि तुम वो दूसरे बंदे हो जिसका फ्यूचर मैं पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, आखिर तुम हो कौन। तो लू फेंग उसकी ओर अकड़ से देखकर कहता है कि मैं वो बंदा हूँ जो कि सून तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम्हें मेरा फ्यूचर जानने से ज्यादा तुम्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो बंदा तुमको मारना चाहता है तो वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तो क्या अब तुम मुझे मार डालोगे या नहीं। तो फेंग वन उससे कहता है कि तुम और मुझे मारोगे तो मजाक बंद करो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि अब कुछ देर पहले तुम्हारे फटके हाथ में आ गई थी और अब अगेन तुम मुझे धमकी दे रहे हो। चलो तुम्हारी इस बेवकूफी की मैं दाद देता हूँ और तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे। जो कि सुनकर लू फेंग कहता है कि डिसाइपल और तुम्हारा। तो फेंग वन कहता है कि हाँ, मेरे डिसाइपल। तुम इसको ऐसा समझ लो कि तुम एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी तुम्हें मुझे मारने में काफी सालों लग सकते हैं, लेकिन मुझसे ही ट्रेनिंग लेकर तुम्हारा मुझे मारना तो इसके चांस बढ़ सकते हैं। तो तुम क्या कहते हो, मुझसे ही ट्रेनिंग लेकर क्या तुम मुझे मारना चाहोगे। मैं ये पहली बार कुछ ऐसा ऑफर कर रहा हूँ। तो लू फेंग उसे मिडिल फिंगर दिखाता हुआ कहता है कि बकवास बंद करो। तुम जैसे लूनेटिक से मैं क्या ही सीख लूंगा, बस लोगों को मारना, मजाक करना बंद करो। और अब जबकि मुझे
पता चल चुका है कि तुम मुझे नहीं मारने वाले, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो जा रहा था तो फेंगवन उससे कहता है कि मैं तुम्हें लोगों को मारने के साथ साथ मैं तुम्हें सरवाइव करना भी सिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये डील भी मंजूर नहीं तो चलो ठीक है, बस इतना समझ लो कि जब हमारी दूसरी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें नहीं बल्कि हुलोंग को देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो तुम्हारे माइंड पर हावी होगा तो तुम्हें फाइट बैक करने का मौका ही वो नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। अब लू फेंग यहाँ पर क्वेश्चन करने लगता है कि क्या उसको इस बंदे से मदद लेनी चाहिए, वो बंदा जिसने उस पूरे शहर के लोगों को एक साथ ही मार डाला, वो भी ब्रूटली। तो क्या वो उस बंदे से हेल्प लेगा, वो भी सरवाइव करने के लिए? तो उसकी जो इंसानियत होती है तो इससे मदद लेने से उसे रोकना चाहती है, मगर अगर देखा जाए तो वो लोग मर चुके हैं, और अगर इस बंदे को वो यहाँ पर छोड़ देगा तो न जाने ये बंदा और कितने लोगों की जान लेगा, वो भी बकवास की बातें ये कहकर कि वो लोगों को इंटरनली सुकून दे रहा है। तो वो ठान लेता है कि इस बंदे को रोकने के लिए वो इसी से ही ट्रेनिंग लेगा और फिर बाद में इसको मार डालेगा। तो वो हाथ जोड़कर यानी कि लू फेंग हाथ जोड़कर फेंगवान से कहता है, फेंगवान मास्टर मुझे ट्रेन करिए ताकि मैं सरवाइव कर पाऊं और आपको भी मार डालूं। तो रिस्पॉन्स में फेंगवान कहता है कि बहुत खूब, अब बहुत ही मजे आने वाले हैं। जिसके बाद अगले सीन में फेंगवान लू फेंग को डीमन कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है कि ये कैसे काम करता है। फेंगवान की बातें डीमन कॉन्शियसनेस से शुरू होती हैं कि वो कैसे होस्ट के माइंड को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि होस्ट और उसके माइंड के बीच में ये जो सील बनी हुई है तो ये वीक हो जाए, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि होस्ट का माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब होकर सील को इतना फ्रेजाइल कर देगा कि मॉन्स्टर के लिए उसको तोड़ना काफी ही ज्यादा आसान होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यानी कि मॉन्स्टर को बॉडी पर कब्जा करने से रोकने के लिए माइंड को बहुत ही ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि वो हर एक किस्म की डिस्टरबेंस को रेजिस्ट कर पाए। मुसीबत के वक्त बहुत ज्यादा डरना भी और सोचना भी सील को बहुत ही ज्यादा वीक बनाता है। जब चोट लगती है तो माइंड डिस्टर्ब होता है, ये भी सील को बहुत ही ज्यादा वीक बनाता है। ये कहते हुए हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि एक वाटरफॉल के साइड बैठा हुआ था, वो भी कल्टीवेट करने के लिए, ताकि वो अपने माइंड को डिस्टर्ब होने से रोके। फेंगवान लू फेंग की कल्टीवेशन को बार बार डिस्टर्ब करता है और उसको दोबारा से शुरू करने के लिए कहता है, जो कि लू फेंग के लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था, क्योंकि ये 8वीं बार है कि फेंगवान उसको दोबारा से शुरुआत लेने के लिए कहता है। तो फेंगवान उससे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ये जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है तो ये हाई हो जाए। कल्टीवेशन की दुनिया में इसको मांत्रा कहते हैं। हालांकि ये मांत्रा तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारे कॉन्शियसनेस के इर्द गिर्द एक वॉल बनाता है जो कि इविल स्पिरिट को इन्वेड करने से रोकता है। ये कल्टीवेशन टीचिंग का सबसे बेसिक फॉर्म है और इसको मांत्रा कहते हैं। लू फेंग कहता है कि ये बेसिक तो है, ये कहने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल। तो फेंगवान कहने लगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ मुमकिन होता है, बस आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, वो भी हर एक सिचुएशन को जल्द से जल्द अडेप्ट करने के लिए। तो आप किसी टाइप की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और सिचुएशन को सर्वाइव कर सकते हो। अपने टीचिंग पैटर्न को देखकर फेंगवान कहता है कि मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा नर्म जा रहा हूँ, मतलब कि स्ट्रिक्टनेस तो मैं कर ही नहीं रहा, हालांकि तुम्हारे साथ वक्त कम है, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इसलिए अब जो ये मैं करने वाला हूँ तो इससे रिस्क हाई हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसको ओवरकम कर पाओ तो मान लो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। सारे पॉइंट्स में से लेकर लू फेंग सिर्फ एक ही बात को लेकर इरिटेट हुआ कि अगर ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो फिर क्या हो सकती है। तो लू फेंग के रिएक्शन को देखकर फेंगवान कहता है, तुम्हें क्या चाहिए इसके बारे में सोचो। ये एक कहावत है कि इंसान की लालच तब तक नहीं रुकती जब तक वो उस चीज को हासिल नहीं कर लेता। इसलिए अब जो मैं ये करने वाला हूँ तो इसमें तुम्हारी लालच सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तुम्हें क्या चाहिए इसी के बारे में सोचो और अब एंडलेस डार्कनेस में कैद हो जाओ। ये कहकर फेंगवान उसे एक डार्कनेस कॉन्शियस में ले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा, समंदर की तरह गहरा और बहुत ही ज्यादा काला होता है। उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। एक पल के लिए लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड उसे कहता है कि ये सपना नहीं है। इसलिए वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो वो खून के समंदर में खड़ा हुआ था। वो आसपास देखता है तो वहाँ पर फेंगवान उसे नजर नहीं आता और वो चिल्लाता है कि वो कहाँ पर चला गया। मगर तभी उस खून के समंदर से एक हाथ आकर उसे पकड़कर कहता है कि हीरो, आपने हमें अबैंडन्ड क्यों करा। लू फेंग डर जाता है और वो खुद को छुड़ाता है और कहता है कि आखिर ये चीजें क्या हैं। तो वो बहुत सारी इविल स्पिरिट्स होती हैं जो कि लू फेंग को अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हैं और वो उसको बार बार हीरो बुला रही थी और ये भी कह रही थी कि हमारे साथ चलिए, आपने हमें अबैंडन्ड करा है लेकिन हम आपको नहीं करेंगे। बहुत सारी इविल स्पिरिट्स जब लू फेंग को जकड़ लेती है तो उसको दर्द होता है, गुस्सा, उदासी, दुख,
दर्द, सब इमोशंस वो एक साथ फील कर रहा था। वो लगभग अपने माइंड को डिस्टर्ब होता हुआ खो दिया था कि इसी बीच फेंगवान की आवाज उसे आती है और कहता है, लिटिल डेविल, तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जो ही उसने फेंगवान की आवाज सुनी तो कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई हो जाता है और सारी की सारी इविल स्पिरिट्स उसको वो दूर एक झटके के साथ फेंक देता है। फेंगवान माफी मांगता है कि ये रिस्की था, लेकिन उसके साथ वक्त बहुत ही ज्यादा कम है। मगर इस जगह में जब वो अपनी कंसंट्रेशन को खो देगा तो इविल स्पिरिट दोबारा उसे जकड़ने के लिए आएंगी। तो कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर रहना है तो उसको कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। अगेन दोबारा से वो सारी इविल स्पिरिट्स लू फेंग को जकड़ लेती है। अगेन उसका माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अब की बार वो उन इविल स्पिरिट्स को खुद को जकड़ने देता है और इमोशंस को अंदर लेता है और सबसे पहले अपने हार्ट को और अपनी ब्रीदिंग को काम डाउन करता है, जिससे वो अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएगा। और हमारे फेंगवान के दो वर्ड्स जो कि कहते हैं एक्सोर्सिज्म और बाइंडिंग, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। तुम्हें इन इविल स्पिरिट्स को एक्सोर्सिज्म और बाइंडिंग की मदद से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी तुम इस जगह से बाहर निकल पाओगे। तो अब की बार कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल हाई होता है। वो सबसे पहले इविल स्पिरिट्स की सैडनेस और सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको बाइंड करके बिल्कुल जैसे ही फेंगवान ने किया था तो उसको एक बॉल में कन्वर्ट करके उनको एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। और बाद में एक ही वर्ड जो कि डिस्ट्रॉय होता है वो कहकर वो उस सी ऑफ डार्कनेस की जगह से बाहर निकल आता है। बाहर निकल आते ही जब वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपनी बॉडी पर चाक्रा को फील करता है, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी को देखकर फेंगवान उससे कहता है कि बच्चे, अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई। जब मैं तुमसे कह रहा था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस खुद पर यकीन होना चाहिए और अपने माइंड को कंट्रोल में रखो तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इस अचीवमेंट के लिए वो लू फेंग को अप्रिशिएट तो करता है, लेकिन अभी भी नेक्स्ट स्टेज बाकी है। लू फेंग जो कि खुश हो रहा था तो नेक्स्ट स्टेज का सुनकर वो कहता है कि क्या ये खत्म नहीं हुआ। तो फेंगवान अर्थ बेंडिंग का इस्तेमाल करके जिस जगह पर लू फेंग खड़ा हुआ था तो उसको चकनाचूर करके उसे गिराने पर मजबूर करता है। जब वो नीचे पानी में गिरता है और उठता है तो लू फेंग फेंगवान को गाली देकर कहता है कि अगर पानी में डुबोना था तो इस तरह क्यों डुबोया, और आखिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज से मतलब क्या है। अब मैं इसी चीज को प्रैक्टिस करके क्या मैं इविल स्पिरिट को कैद करके नहीं रख सकता क्या। तो फेंगवान उसको एक बैड न्यूज सुनाता है कि जिस सील की वो बात कर रहा है तो वो टूट चुका है, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब वुलोंग जो है वो उसकी बॉडी और उसके माइंड पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ, जो लेवल अब लू फेंग का है इससे वो थोड़ा बहुत तो होल्ड बैक कर पाएगा, लेकिन वो हमेशा याद रखे कि प्रैक्टिस सिचुएशन कैसी भी हो रुकनी नहीं चाहिए और अपने माइंड को कंसंट्रेशन पर लगाओ। अभी भी तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे, वक्त को जाया मत करो और जल्दी से काम पर लगो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो कि सुनकर लू फेंग उससे कहता है, भाई थोड़ा सा तो रेस्ट करने दे। और अगले ही पल लू फेंग की सिर्फ चीखें ही सुनाई देती हैं। जबकि अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग की प्रोग्रेस को अब हम अपने आंखों से देख सकते हैं। उसने जो अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो बैरियर बनाया है तो वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। ये देखकर फेंगवान कहता है कि ये बेहतर नहीं लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल तो है ही। ये लिटिल डेविल जीनियस तो नहीं लेकिन फिर भी नॉर्मल इंसान से तो अब बेहतर ही है। और अब इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है, जितना उसने करना था तो वो उतना अचीव कर चुका है और अब बस सिर्फ लास्ट टेस्ट ही रहता है जो कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना है। अब यहाँ पर किस चीज की इंटेंसिटी की बात हो रही है तो ये तो इस चैप्टर के आखिर में ही पता चलेगा। मगर इसके साथ प्रोग्रेस करते हुए फेंगवान को बड़ा ही मजा आया। वो लू फेंग को लिटिल डेविल बुलाकर इस ट्रेनिंग को यहीं पर ही रोकने का कहता है। लू फेंग अपनी आंखें खोलता है और दोबारा पूछता है कि फेंगवान ने क्या कहा। तो फेंगवान खुद को रिपीट करता हुआ कहता है कि तुम्हारी इंटेंसिटी को हम आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना काफी है, तो जितना रेस्ट हो सके तो उतना कर लो क्योंकि इम्प्रूविंग अभी तक रहती ही है। ये जानकर के अब भी उसको इम्प्रूव करना है। तो लू फेंग कहता है कि आखिर ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है। शाम हो चुकी थी। लू फेंग अपने अड्डे पर आ गया था और आग के सामने बैठकर मछली पका रहा था और बहाने मार रहा था कि आखिर ये ट्रेनिंग कब खत्म होगी। वो बड़ा ही उतावला होता है कि कब ये खत्म होगा। ये ट्रेनिंग अब इसको ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि जब भी एंड आता है तो वो स्टेजेस का एंड होता है, ना कि इस ट्रेनिंग का। इसके अलावा जो मछली वो पका रहा था तो उसको खाते वक्त वो कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रहा। ये सब का सब वुलोंग को अपनी बॉडी में सील करने के बाद ही हो रहा है। वो अपने टेस्ट बड को जगाना चाहता है, वो भी एक मेडिसिन बना के, लेकिन आसपास उस टाइप की हर्ब्स उसे नजर नहीं आ रही। न कि सिर्फ वो इस मछली का टेस्ट
फील नहीं कर पा रहा बल्कि वो इसे खा भी नहीं पा रहा। उसे जबरदस्ती इसको ठूसना पड़ता है, वो भी सरवाइव करने के लिए। खुले आसमान के नीचे लेटकर वो यही सोच रहा था कि जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी तो वो फेंगवान को उसके मौत के घाट उतार ही देगा। वो उस वक्त का इंतजार कर ही रहा होता है कि फेंगवान पीछे से आता है और कहता है कि होपफुली उसने रेस्ट कर लिया होगा। फेंगवान की ये बड़ी ही गंदी आदत है जो कि लू फेंग को ऊपर वाले के पास पहुंचा देगी कि वो बिना आवाज किए हुए बिल्कुल प्रकट होता है, और जब तक लू फेंग जान पाता है कि वो उसके आसपास है तो तब तक उसकी फटके हाथ में आ चुकी होती है। और अब फेंगवान रिवील करता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो लू फेंग कहता है कि सुबह तो उसने कहा था कि अब भी और इम्प्रूव करना बाकी है, कुछ इंटेंसिटी का उसने कहा था। तो फेंगवान ने बोला कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इंटेंसिटी कुछ और ही बता रहा था मैं, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्रेस को देखकर मैं इतना समझ गया हूँ कि अब और तुम्हारा ट्रेनिंग करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं होगा, इसलिए फजूल में तुम ये अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। फेंगवान की बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो कि आम बंदे को बहुत ही जल्दी गुस्सा दिलाता है। और अब जबकि लू फेंग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है तो वो गुस्सा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके अलावा फेंगवान उसे ये भी बताता है कि तुमको जो मैंने ये तरीका सिखाया है तो ये टेम्पररी है, इसका एक और सोल्यूशन है, वो भी टोटली इसको कंज्यूम करना, जिसके बाद ना तुम इंसान होगे और ना ही तुम एक मॉन्स्टर। ये जानकर कि उसको अपनी पूरी जिंदगी अब बीच में गुजारनी पड़ रही है कि वो ना खुद को मॉन्स्टर कहला सकता है और ना ही एक इंसान, वो बड़ा ही उदास नजर आता है। जब फेंगवान ने पूछा कि क्या वो इस फैक्ट को लेकर उदास है तो वो कहने लगा कि नहीं, बस मैं जिंदा हूँ यही काफी है। ये जानने के बाद फेंगवान उससे कहता है कि बहुत खूब, अब ये देखो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ, मेरे खून का रंग देखो। तो खुद को चोट पहुंचाता हुआ जब लू फेंग ने ये नोटिस करा तो वो फेंगवान को मैडमैन बुलाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो अपने खून का एक गेंद बनाता है और उसको हवा में उछालते हुए वो लू फेंग से कहता है कि फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तो जब उसका खून आसमान से गिरता है तो वो बिल्कुल टूटते हुए तारों की तरह होता है और साथ में उसका खून चमक भी रहा था। ये टेक्निक ब्लड स्पिरिट को बॉडी से अलग करती है। लू फेंग के लिए ये काफी ही धमाकेदार शो था, लेकिन ये टेक्निक आखिर फेंगवान ने इस्तेमाल क्यों करी तो पता लगने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये चीज 10 किलोमीटर के रेडियस में सारे मॉन्स्टर को यहीं पर ही अट्रैक्ट करेगी। मॉन्स्टर बड़ा हो छोटा हो सभी मॉन्स्टर यहीं पर ही अट्रैक्ट होकर आएंगे, जो कि जानकर लू फेंग रुकता नहीं और भागने लगता है। मगर भागते वक्त फेंगवान उसको ये भी कहता है कि अगर सूरज निकलने तक अगर तुम सरवाइव कर लेते हो तो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि तुम खुद को इंसान कैसे बना सकते हो। तो चलो अब तुम्हारा लास्ट टेस्ट शुरू होता है। कुछ वक्त के बाद हमने देखा कि लू फेंग अब तक भाग रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे और उसके मुंह पर सिर्फ एक ही सेंटेंस था कि आखिर इस तरह के लूनाटिक के साथ वो कैसे रह सकता है। इसकी ट्रेनिंग ही उसको मार डालेगी, वो भी हुलोंग के आने से पहले ही। वो वैली बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और मीटर का उसको पता नहीं लग रहा था कि वो दूर है या अंदर है या कहाँ है, मगर उसके इतने ज्यादा पसीने छूट रहे थे कि वो खुद ही हैरान हुआ कि वो कितनी दूर तक कितनी देर तक भागा। तो वो अपनी बॉडी में कुछ न कुछ तो अलग नोटिस कर ही रहा है कि अचानक से पीछे कुछ आवाज आती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बर्ड टाइप मॉन्स्टर था जो कि उसकी ओर देखकर कहता है कि इंसानियत, ये क्या इंसान है? हाँ ये इंसान है, चलो इसे खाते हैं। इसको पक्षी भी नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि चेहरा तो इसका इंसान का है और इसकी चोंच है, पंख है, पैर भी अलग है, बस ये अपने में ही एक हाइब्रिड है। डीमन बर्ड लू फेंग की ओर देखकर कहता है कि अब तुम्हें कैसे खाया जाए, मिलकर खाया जाए या फिर अकेले खाया जाए। तो देखते ही देखते और भी उसी टाइप के मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लू फेंग वहाँ से भाग निकलता है। मगर वो मॉन्स्टर्स भी लू फेंग का पीछा कर ही रहे होते हैं कि आखिरकार एक पेड़ के पीछे लू फेंग खुद को छिपाकर उनकी नजरों से खुद को दूर करता है। बट डीमन जब आसपास उसके गुजरते हैं तो कहने लगे कि तुम्हें भागना ही क्यों है, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें खाएंगे। जबकि अगली ओर हमारा सीन जब फेंगवान पर गया तो वो इसको देखकर कहने लगा कि अब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है और इंटेंसिटी को अब बस बढ़ाना होगा, वो भी बार बार उसको यूज करके और अपनी बॉडी की एनहेंसमेंट को इम्प्रूव करके। चलो अब देखते हैं कि मेरे इस रिडल से तुम खुद को छुड़ा पाते हो या नहीं। हाँ ये रिस्की है लेकिन तुम्हें टाइम भी दिया गया है, बस सूरज उगने तक तुमको सरवाइव करना होगा। फेंगवान अपनी थर्ड आई की मदद से दूर से ही हमारे लू फेंग पर नजर रखा हुआ था, जिसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब गैदर हो चुके थे। कुछ ही घंटों में ये मॉन्स्टर पूरी जगह में फैल गए, जिनकी ओर लू फेंग देखकर एक बात तो हमें बताता है कि मॉन्स्टर्स के भी लेवल्स होते हैं। जैसे कि हुलोंग वो डिजास्टर लेवल का है और ये जो आसपास के मॉन्स्टर हैं तो ये हार्मफुल लेवल के हैं। हार्मफुल लेवल से अगर
ऊपर का कोई मॉन्स्टर आता है तो उसको इंसान हरा नहीं सकता, हार्मफुल तक ही उनका अटैक काम करता है, उसके आगे काम नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो अब वो यहाँ से भाग निकलने का ही प्लान बना लेता है, वो भी फेंगवान को वहीं पर ही छोड़कर। मगर जब वो अपने ट्रेनिंग के पलों को याद करता है और साथ में जब वो भागते हुए मॉन्स्टर से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे फेंगवान की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि अगर वो अगली सुबह के सूरज निकलने तक सरवाइव कर लेता है तो वो उसको तरीका सिखाएगा कि खुद को दोबारा से ह्यूमन कैसे बनाया जा सकता है। जिसके बारे में थोड़ा सोचकर अब वो रोने लगता है और कहता है कि बस सूरज निकलने तक ही वेट करना होगा ना, बस ये वेट, इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन चलो करते हैं। लु फेंग बीच मैदान में खड़ा हुआ था, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पीछे से वुल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनकी ओर देखकर लु फेंग को उनका लेवल समझ में आ जाता है कि ये हार्मफुल लेवल का है। लेकिन जितनी तादाद में वो लोग आए हैं तो ये डिजास्टर लेवल के मॉन्स्टर से कम नहीं। इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है एक एक करके इनसे फाइट करना, खुद की एबिलिटीज को वो क्वेश्चन करके और ट्रेनिंग को भी कि क्या वो इन लोगों को हरा पाएगा। तो उसको पसीने आ रहे थे और वो कपकपा भी रहा था। उनमें से एक अटैक करता है जिसको जैसे तैसे करके लु फेंग डॉज करता है, लेकिन उसके पैर को वो थोड़ा बहुत घायल कर चुका था, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अब वो भाग भी नहीं सकता। तो सिर्फ एक ही चारा रहता है, अपनी लाइफ को दोबारा से लाइन पर लगाकर वो अपनी इमोर्टल वाली मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स का भी उसको याद दहानी होनी चाहिए कि जितना टारगेट बड़ा होगा तो उतना ही बॉडी पर इम्पैक्ट होगा। मालूम हुआ जो कि उसके सामने वुल्फ हैं तो वो भी बात कर सकते हैं और वो भी लु फेंग को कहते हैं कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब बस तुम हमारे शिकार ही बन जाओ। मगर वो इतनी पैथेटिक तरीके से हारना नहीं चाहता, वो गैम्बल करता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, इनकी खुराक बनने से अच्छा वो खुद ही खुद को मार डाले, यही बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो भी उसके लिए। जब उसने सेम एबिलिटी ट्राई की जो कि पहले पित्तू सा इम्पैक्ट करता था, तो आज वो एक बवंडर से कम नहीं, एक ही झटके में वो उस वुल्फ मॉन्स्टर को हरा देता है, जो कि देखकर वो खुद भी हैरान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी हैरानियत वाली बात ये थी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी नाक और मुंह से खून नहीं निकल रहा था। तब उसको फेंगवान की बातें याद आ जाती हैं, जिसमें फेंगवान ने उससे कहा था कि क्या तुम खुद को इंसान या मॉन्स्टर बुलाने के लायक हो या नहीं, क्योंकि तुम इन दोनों के बीच में रह रहे हो। तो अगर वो इसके बीच में रह रहा है तो वो हुलोंग की पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी खुद के लिए। इस वजह से तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी तो वो हुलोंग जितनी है, और सिर्फ एक बार से उसके मुंह और नाक से खून नहीं निकल रहा था, जो कि जानकर अब मॉन्स्टर वुल्फ है या फिर ये साबित कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जिस तरह उनकी ओर देखता है और कहता है कि अब तंदूरी कौन बनना चाहता है, तो उन वुल्फ्स की तो फट के हाथ में आ गई, जिनको देखकर लु फेंग कहता है कि अब डर क्यों रहे हो, कुछ देर पहले तो तुम मुझे खाना चाहते थे। डर के मारे वो वुल्फ अपने कंपेनियंस को बुलाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर लु फेंग उससे कहता है कि ओ अपने कंपेनियन को बुला रहे हो तो बुलाओ बुलाओ, फिक्र मत करो, तुम सबको मैं एक साथ ही संभाल लूंगा। जो ही मॉन्स्टर्स लु फेंग के रेंज में आ जाते हैं तो वो अपनी इमोर्टल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इस्तेमाल करके कहता है, इस अटैक से मरते वक्त भी तुम लोगों को काफी खुशी होगी, क्योंकि तुम एक इमोर्टल मार्शल आर्ट से मरे हो, न कि किसी सिंपल अटैक से। तो वो एक साथ इंटरनल फायर का नाम लेकर बहुत सारे फायर ब्लास्ट को उन सब पर एक साथ लैंड कर देता है, जिसके रिजल्ट में कोई भी वहां पर नहीं बचता। और उन सबको एक ही साथ मरता हुआ देखकर वो कहने लगा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि तुम लोग इतनी जल्दी से हार गए, लेकिन तुम लोगों को गर्व होना चाहिए कि तुम एक इमोर्टल के डिसेंडेंट के हाथों मरे हो, और मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है लु फेंग। ये कहते हुए उसके मुंह से सिर्फ थोड़ा सा ही खून निकलता है, जिसका उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। तभी उसकी बॉडी में एक झटका सा होता है और वो खुद को हुलोंग के सामने पाता है। हुलोंग जो कि गुस्सा होकर कहता है कि तुमने मेरी लाइफ फोर्स को इस तरह इस्तेमाल क्यों करा, किसने इजाजत दी। तो उसे देखकर वो दोबारा से कंसंट्रेट करने लगता है, लेकिन हुलोंग हंसते हुए कहता है कि यूज करो जितना करना है, आखिर में तुम्हारी बॉडी तो मेरी ही होने वाली है, तुम मेरी लाइफ फोर्स को इस्तेमाल करोगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा, बस यही तुम्हें मुझे मेरी पावर के बदले देना होगा। उन दोनों के बीच कुछ ही सेंटेंस की गॉसिप्स होती हैं और इससे लु फेंग बहुत ही ज्यादा डर गया और वो कहने लगा कि आखिर ये क्या था, मैं उधर कैसे चला गया, क्या ये इस वजह से क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते वक्त कुछ और ही महसूस कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। मगर तभी पीछे से किसी की बोलने की आवाज आई। लु फेंग को लगा कि शायद ये कोई इंसान होगा, लेकिन वो एक मॉन्स्टर था जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से इंसानों की तरह बात कर रहा था। वो लु फेंग के लेवल की ओर देखकर कहता है कि मेरी काइंड तुमको मार ही नहीं पाई, ये तो बड़ा ही शर्मनाक वाकया है, लेकिन एक बात तो है कि उनकी ये सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि अब
मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये कहने के बाद वो दहाड़ता है और दहाड़ते वक्त वो काफी ही ज्यादा शॉक वेव्स को भी रिलीज करता है, जो कि फील करके ही लू फेंग को ये समझ में आ जाता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल पहले वाले मॉन्स्टर से बहुत अलग है। ये पावरफुल मॉन्स्टर है जिसके सामने बिल्कुल उसे हुलोंग की तरह ही फील हो रहा है, वो भी बिल्कुल बेबस। मॉन्स्टर की एक ही दहाड़ से लू फेंग समझ गए ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस टाइप के जो मॉन्स्टर होते हैं जो कि सिर्फ पावर का ही इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। बस इसके आमने सामने नहीं आना, बाकी सब कुछ ठीक है। तो जो ही उसने ये कहा तो वो मॉन्स्टर उसके ठीक आंखों के सामने आता है, जो कि उसको चेहरे से पकड़कर जमीन पर डायरेक्ट मारता है। ये सब कुछ इतना तेज हुआ कि लू फेंग को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगा, जो तुम सोच रहे होगे मैं उसी टाइप का मॉन्स्टर निकलूंगा? तुम एक वॉरियर होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? ये कहता हुआ वो मॉन्स्टर जिसने लू फेंग को सिर से पकड़ा हुआ था वो उसे दूर फेंक देता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जैसे ही वो किसी पेड़ के साथ लगता है तो वो खुद के साथ उसे भी तोड़कर चला जाता है। ये लू फेंग के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था और सिर्फ एक ही उसके वार से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो फाइट करने के काबिल ही नहीं बचा। उसकी किस्मत बचपन से ही इसी तरह ही खराब है तो वो ज्यादा इस चीज को लेकर डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मगर अब उसको क्या करना चाहिए? वो एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसे अपना मैजिक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर वो इस तरह करता है तो वो जो टाइम लॉर्ड है वो उसकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मगर और कोई चारा भी नहीं दिख रहा क्योंकि वो मॉन्स्टर सामने से उछलकर उसके सीधा ऊपर और ठीक सामने आता है, वो भी उसको मारने के लिए। जो कि देख लू फेंग कहता है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी खतरे में हो मेरी जान। ये कहकर एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके के पीछे हम फेंग वान को देखते हैं जिसको इस मॉन्स्टर के बारे में पहले से ही पता था। वो लू फेंग को टेस्ट करना चाहता था और इस टेस्ट में वो जिए या मरे ये लू फेंग खुद ही डिसाइड करेगा क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। और ये फाइट इसमें वो लू फेंग को इसलिए फंसाना चाहता था क्योंकि उसका जो वो इनविजिबल फ्यूचर जो कि फेंग वान नहीं देख पा रहा, तो क्या वो सिर्फ फेंग वान तक ही था या फिर वो आगे भी बढ़ेगा? ये फाइट वो ये फ्यूचर डिसाइड करेगी कि उस इनविजिबिलिटी का या मतलब ये था कि लू फेंग की ये आखिरी फाइट होने वाली है या फिर उस इनविजिबिलिटी में और भी बहुत कुछ है जो कि वो करके दिखाएगा। और फेट ने अब तक ये साबित ही नहीं किया। उस धमाके के बाद हमें पता चला कि उस मॉन्स्टर पर असर तो हुआ लेकिन वो उस आग के ठीक बीचों बीच से निकलता है और जोर का पंच वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देता है जिससे वो जमीन में धंस जाता है। और अब इतनी बेबस हालत में खुद को पाकर लू फेंग कहता है कि मुझे इस तरह हर्ट करके ये मुझे बहुत ज्यादा दुख देता है, क्योंकि अगर तुम मुझे मार डालते हो तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, बल्कि इस तरह पैथेटिक हालत में मुझे नहीं रहना। मगर जहाँ तक उस मॉन्स्टर की बात हो रही है तो वो तो कह रहा था कि रुको, इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुमने मुझे दर्द पहुंचाया है तो उस दर्द का बदला भी मैं 10 गुना ज्यादा पहुंचाना चाहता हूँ। और वो मॉन्स्टर ये कहता हुआ लगातार बार बार और दमदार पंचेस देता चला जाता है। हर एक पंच एक से बढ़कर एक था और वो कहता है कि 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 100 गुना भी नहीं, बल्कि 1000 गुना मैं तुम्हें दर्द वापस पहुंचाना चाहता हूँ। ये कहते हुए और पंचेस लैंड करते हुए वो खून में लथपथ तो हो जाता है लेकिन उसका मरना इतना आसान नहीं है जिस तरह पहले था, क्योंकि हुलोंग की जो ड्यूरेबिलिटी है तो वो कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इतने सारे पंचेस खाने के बाद भी वो अब तक जिंदा है। अपने अनकॉन्शियस माइंड में लू फेंग को अब तक अपनी कंसंट्रेशन पर फोकस करना पड़ रहा था, लेकिन तब तक वहाँ पर हुलोंग आ जाता है जो कि इस स्टेट में लू फेंग को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा था। वो कहता है कि हम एक ही बॉडी को शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसको पिटता हुआ देखकर हुलोंग बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। मगर लू फेंग अब तक होल्ड ऑन किया हुआ था, जो कि देखकर हुलोंग कहता है कि अब बस भी करो, अब मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल दे दो। जिसको साफ साफ मना करता हुआ लू फेंग उठ खड़ा होता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी पावर को यूज करके ही रहूंगा। तो हुलोंग कहता है कि तुम मेरी पावर को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दे दूं। और वो फेंग वान को भी पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि उस कौवे को लगता है कि तुम मेरी पावर को यूज करोगे, वो कुछ ज्यादा ही तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा है। मगर सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो लू फेंग उससे कहता है कि तू हंस किस पे रहा है, याद नहीं कि मैंने तुम्हें किस टेक्निक से सील करा हुआ था? तो हुलोंग कहता है कि अगर तुम उस टेक्निक को दोबारा से इस्तेमाल करोगे तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो सील बनी हुई है तो उसका गैप और भी ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तुमको क्या लगता है, खुद को हैंडल कर पाओगे या फिर मेरे हाथों खुद ही मरना चाहते हो? तो लू फेंग उससे कहता है तो क्या हुआ, अगर मैं तुमको हरा नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारी ये जो इमोर्टेलिटी के साल है तो मैं इसको कम तो कर सकता हूँ। जो कि सुनकर अब हुलोंग थोड़ा बहुत तो डर रहा था और डर के मारे वो कहता है तुम्हारी लाइफ शायद से वर्थलेस होगी लेकिन मेरी नहीं, इसलिए मेरे लिए मेरे साल काफी ज्यादा मायने रखते हैं। तो लू फेंग कहता है कि ठीक कहा, मैं तुम्हारे जैसा
बिल्कुल तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि हम दोनों ही बहुत बड़े गुनाहगार हैं। चलो अब तुम क्या कहते हो? अपने पापों को अपने खून से ही धोने का वक्त आ चुका है, तो क्या तुम तैयार हो? तो हुलोंग हंसते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक इंसान हो? क्योंकि तुम उसकी तरह बात तो नहीं कर रहे। चलो अगर तुम्हें यूज करना है तो यूज कर लो, लेकिन इसका बरपाया बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जब सीन बाहर उस मॉन्स्टर पर आया तो ना जाने वो कितने ही पंचेस क्यों ना दे दे, लेकिन वो इसको मार ही नहीं पा रहा था, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में लु फेंग के अंदर से डिमोनिक ऑरा को फील करके वो पीछे कूद जाता है, क्योंकि वो ऑरा इतनी ज्यादा सिनिस्टर थी कि वो मॉन्स्टर डर के मारे पीछे कूद जाता है, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अब वो लु फेंग से सवाल करता है कि क्या तुम वाकई में एक इंसान हो? तो लु फेंग जो कि अपने कॉन्शियसनेस में आ रहा था, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ? तो ऊपर फेंगवान की ओर देखकर कहता है कि हाँ, मैं द वन एंड ओनली फेंगवान का डिसाइपल हूँ, और मैं कोई डिसेंडेंट नहीं हूँ। मैं उस बंदे का डिसाइपल हूँ जिसको मैं खुद ही अपने हाथों से मारूंगा, और उसके बाद तुम लोगों की बारी होगी। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ में आकर कहता है कि मुझे मारना तुम डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें खुद जिंदा रखा हुआ था, वो भी अपनी पावर को फुल ना यूज करके। अपनी फुल स्ट्रेंथ में आने के बाद हमने देखा कि वो मॉन्स्टर अपने दुगने साइज में आ जाता है, और वो लु फेंग से कहता है कि अब मैं तुम्हारा मुंह ही फाड़ दूंगा। तो रेज बेट करता हुआ लु फेंग उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी आवाज सुनकर अब मुझे उल्टियां आने लगी हैं, तो जल्दी करो। ये सुनकर मॉन्स्टर गुस्से में उस पर हल्ला बोल देता है, लेकिन तब तक उसका अटैक लैंड कर पाता तो ऊपर से दोबारा से इटरनल फायर सीधा उस पर हेड ऑन गिरती है। जिसके बाद लु फेंग हुलोंग के साथ बात करता हुआ कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी तो वाकई में मस्त है, थैंक यू मुझे ये देने के लिए। ये कहता हुआ वो मॉन्स्टर देखता है कि उसका खून बहुत ही जल्दी गिर रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने लु फेंग की ओर देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया कि लु फेंग वक्त को कंट्रोल कर पा रहा है, जो कि द वन एंड ओनली हुलोंग की एबिलिटी है, द टाइम लॉर्ड की। उसने हुलोंग की तरह एक डोमेन बनाया होता है जिसके अंदर वही मॉन्स्टर होता है, और वो मॉन्स्टर अब भीख मांगता हुआ कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे पता ही नहीं था। तो उसकी भीख की ओर देखकर अब हमारा लु फेंग जोर जोर से हंसने लगता है, और वो कहता है कि देखा टाइम लॉर्ड, तुम्हारी तरह मैं भी पागल हो गया हूँ। मेरे सामने जब इसने भीख मांगी तो मैं हंस रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारे सामने इंसानों ने भीख मांगी थी और तुम हंस रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन फेंगवान और तुमने मुझे अपनी ताकतों के बारे में बताकर एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि आज या कल मैं तुम दोनों को भी खुद मार ही डालूंगा। यह कहकर वो बहुत सारे पोर्टल्स ओपन करता है, जिससे इटरनल फायर गिरती है, वो भी सुबह के उजाले तक। उस मॉन्स्टर को लु फेंग अप्रिशिएट तो करता है कि वो इतना टिक पाया कि सुबह के उजाले तक वो सरवाइव कर पाए, लेकिन अब वो मर चुका है। उसके साथ खेलकर लु फेंग को बड़ा ही मजा आया, और अब वो जल्द से जल्द फेंगवान को ढूंढना चाहता है, लेकिन फेंगवान तो उसके सामने आकर क्लैपिंग कर रहा था, जो कि देखकर लु फेंग कहता है कि अब क्या हुआ? तो फेंगवान कहता है कि बहुत खूब, मुझे लगा तुम मारे जाओगे। जिसके बाद अगले सीन में हम कुछ डीमन जनरल्स को देखते हैं, जिनके चेहरे तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनको मीटिंग्स के लिए समन किया गया है, जो कि वो खुद भी ये देखकर हैरान है, क्योंकि जो मीटिंग होने वाली थी तो वो आज से 3 महीने के बाद होने वाली थी। लेकिन ये एक इमरजेंसी मीटिंग को देखकर वो खुद भी थोड़े बहुत क्यूरियस तो हैं, लेकिन जिस ओल्ड मैन का वो बता रहे हो और जिन्होंने इन डीमन जनरल्स को समन किया है, तो वो उस ओल्ड मैन को कोसते हैं कि वो खुद को बॉस समझता है क्या, कि वो कभी भी किसी को भी समन करना चाहे। कुछ पहले के 2 डीमन जनरल्स जब आते हैं तो वो एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं कि इतने टाइम के बाद उन लोगों का आमना सामना हो रहा है। तभी इसी बीच हम उस ओल्ड मैन को भी देखते हैं, जो कि इन डीमन जनरल्स को समन किया है। वो बताता है कि टियानशु में एक बंदा आया है, उसने ख्वाब में देखा कि वो बंदा पूरे टियानशु एम्पायर का इमोर्टल बनेगा और बिल्कुल अपनी हिस्ट्री को दोहराएगा। हमारे खुद के भी बहुत सारे काम है, और अब एक आफत आ चुकी है, तो हमें उस आफत को रोकना होगा अगर हमें अपने प्लान्स में सक्सेस पाना है तो। और ये जस्ट बताने के लिए नहीं, बल्कि एक एक्शन के लिए मैंने ऑर्डर दिया है, बाकी तुम लोगों की अपनी मर्जी, क्योंकि अब नोवा हार्ट के बारे में बात करना जरूरी हो गया है। और अगले सीन में फेंगवान लु फेंग को बताता है नोवा हार्ट के बारे में, जिसको ये लोग हार्ट ऑफ द क्रिएटर भी बुलाते हैं। ये क्रिएटर का दिल है, जो कि वक्त के साथ साथ एक पत्थर में बदल गया और 3 हिस्सों में बट गया। इस स्टोन की मदद से डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट दोनों पावर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि तुम एक लम्हे के लिए इस पूरी दुनिया के क्रिएटर बन सकते हो। तो लु फेंग जो कि ये बातें सुन रहा था, तो जैसे फेंगवान की टोन थी तो उसे
लगता नहीं कि ये कोई स्कैम होगा, क्योंकि लुफेंग से बड़ा स्कैमर और कौन ही हो सकता है। मगर फिर भी इंफॉर्मेशन कुछ बहुत ही ज्यादा थी। जब वो लोकेशन के बारे में पूछता है तो वो ये नहीं बता सकता, जो कि सुनकर लुफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि जान जोखिम में डालकर उसने इतनी ट्रेनिंग की है और उसने वादा किया था। लेकिन फेंगवान उसे ये बताता है कि मैंने वादा तो किया था, लेकिन इस चीज के बारे में बताने का वादा, ना कि इसकी लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। लुफेंग कहता है कि मुझसे बड़ा शेमलेस कोई था ही नहीं, लेकिन इसे देखो। खैर, पता लग चुका है तो मुझे वापस इंसान बनने के लिए इस नोवा हार्ट को तो ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद अगेन फेंगवान उसको ऑफर देता है कि क्या वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। तो लुफेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लुफेंग के हिसाब से जो हुलोंग उसके बॉडी के अंदर है और फेंगवान उसके सामने खड़ा है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। वो दोनों को एक दिन जरूर मार डालेगा, वो भी अपने हाथों से। और उसके साथ काम करने का ऑफर, वो मरते दम तक इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसमें हुलोंग और फेंगवान में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। वैसे गाइस, तुमको क्या लगता है, क्या लुफेंग को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो लुफेंग की बात को सुनकर हमें फेंगवान की मेमोरी में एक और पर्सन से मिलाया जाता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाया गया, मगर ये वही पर्सन है जिसका फेंगवान ने भी फ्यूचर देखना चाहा, लेकिन वो देख नहीं पाया। और सेम वर्ड्स जो कि लुफेंग दोहरा रहा है कि इंसानियत को वो ऐसे नहीं जाने दे सकता, क्या ये वर्थ इट है या नहीं? तो ये तब उसे पता चलेगा जब वो अपने गोल्स में सक्षम होगा। लुफेंग की बातों को सुनकर वो कहने लगा कि बहुत सिमिलर हो तुम दोनों, लेकिन खैर, तुम्हें जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती। जो बंदा तुम्हारे अंदर है तो उसको खुद को लीड करने मत देना। अपना ख्याल रखना और हर बारी अपनी जान को जोखिम में डालकर एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। जज्बात से नहीं बल्कि अपने दिमाग से सोचो मेरे डिसाइपल। और अब चलो, तुम्हें कुनलुन माउंटेन जाना होगा, जो कि यहाँ से वेस्ट पर है। अगर तुम वहाँ तक पहुँच जाते हो तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि हम दोनों को अपना अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए, जो कि देखकर लुफेंग कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अलविदा कहते हुए थोड़ा बहुत दुख तो हो रहा है मेरे मास्टर, लेकिन फेंगवान, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। जिसकी ओर देखकर फेंगवान कहता है, हाँ क्यों नहीं, इंतजार रहेगा। ये कहते हुए वो दोबारा से कौवे में ट्रांसफॉर्म होता है और वहाँ से उड़ जाता है। और जाते जाते फेंगवान अपने दिल ही दिल ये भी कहता है कि बच्चे, तुम्हारी जर्नी को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा हूँ, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। देखना चाहता हूँ कि तुमसे पहले जिसका मैं फ्यूचर नहीं देख पाया, वो और तुम दोनों में से बेटर कौन है। अब मुझे इजाजत दे दो।